हाल आप सबों का। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबों का स्टडी पूरे मन और लगन से हो रही है। जैसे कि विद्यार्थी जी, आप सबको पता है कि आप सब जो है क्लास 12th का चैप्टर 1 का वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज इस क्लास के सेशन में हम लोग आज देखने वाले हैं, तीसरा दिन क्लास है और तीसरा दिन क्लास में आज हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सही ढंग से सुन पा रहे, देख पा रहे, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप इनसे पहले जो क्लास हुआ है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्लास हुआ है, चाहे फॉर्मूला क्लास हुआ है, चाहे वो सब्जेक्टिव का शॉर्ट हुआ है या सब्जेक्टिव का लॉन्ग हुआ है, जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास में पार्ट 2 में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन आंसर कराया था, जो लॉन्ग क्वेश्चन था। मतलब एक दिन में हमने आपको कई दिन की क्लास को एक क्लास में हमने कवर कर दिया था। आज उसी प्रकार से हम फिर जो है मतलब कि टोटल जो हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर करना है, 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग को करना है, जो कि कई दिनों क्लास को एक क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। इनसे आपका रिविजन भी हो जाता है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे ढंग से। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपको ये आइडिया आ जाता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो ये सारे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके रिजल्ट में ये क्लास 4 चांद लगा सकता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्लास है। तो आई होप कि इस क्लास को बहुत ही सीरियस ढंग से आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे अच्छे से। और आज इस क्लास का लास्ट क्लास है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर को द एंड कर देंगे और हम लोग कल जो है संडे को, यानी कल संडे है और कल हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नए चैप्टर काफी ही मतलब कि और मजेदार तरीके से हम लोग को पढ़ना है और भी बहुत सारी चीजों को करना है। इसलिए प्यारे बच्चों की मैं इस क्लास को आपको चैप्टर 1 को इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि आपका सेकंड चैप्टर बहुत आसान हो जाए। क्योंकि फिजिक्स एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, तो अगर आपका एक चैप्टर पे बहुत अच्छी पकड़ है, चाहे फॉर्मूला हो चाहे कंसेप्ट हो, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आपको पूरे थ्योरी को काफी ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ाया है। साथ ही साथ आपको हमने फॉर्मूला, वन शॉट फॉर्मूला रिवीजन हमने कराया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने कराया है, ऑब्जेक्टिव कराया है और सब्जेक्टिव भी हम करा रहे हैं, जिसमें आज हम सब्जेक्टिव के लॉन्ग के दूसरे दिन में है। और यकीन मानिए कि जितनी क्लास हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का हमने कराया है, अगर ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो फिर मजा आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाइए, है ना, और रेडी हो जाइए। मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सही ढंग से सुन पा रहे, देख पा रहे, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। राम ठाकुर है, रेखा है, सुमित है, निरंजन है, सुनीता है, मंजीत है, महतो है, गौरी है, भरत है, कामिया है, राजा, अनिष्का है ना, आर्यन है ना, प्रियांशु है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। तो सबको एक बार फिर से मैं कृष्णनंदन स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। बस मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। नो प्रॉब्लम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बताइए और फिर चलते हैं हम लोग अपनी मंजिल की ओर, है ना, अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों से, जितने विद्यार्थी आ चुके हैं ना, एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और इस चैप्टर का लास्ट क्लास आज यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यकीन मानिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको कितनी भी समझा दूं, अभी मुझे लगता है कि मैं आपको और ज्यादा समझा पाऊं, लेकिन आप एक शब्द में समझिए कि ये क्लास करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको गुरुजी अभी मतलब कि चलो ठीक है नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, तो फिर बाद में समय नहीं मिलता। मैं सारी चीजों को दिमाग में सेट करके मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, किस समय किस चीज को पढ़ाना चाहिए। हालांकि ये क्लास को हम लास्ट टाइम में भी करा सकते हैं, मतलब कि नवंबर दिसंबर में भी करा सकते हैं, लेकिन पता है क्या होगा, उस समय ना आपके पास समय बहुत कम रहेगा, आप अच्छे ढंग से समझ नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास सही समय पर सही चीज मैं देने का प्रयास करता हूं ताकि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो सके ना, बहुत अच्छे हो सके। ठीक है, तो बस एक बार आप क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए अपने प्यारे से हाथों से, नन्हे से हाथों से। जितने भी विद्यार्थी जी आ चुके हैं, बहुत प्यारे प्यारे हाथों से क्लास को लाइक कर दिए एक बार। और आप लोग लाइक नहीं करते भाई, क्या बात है। बाद में भी जो विद्यार्थी जी आते हैं, आप भूल जाते हैं क्या है, भूलना नहीं है जी ना, लाइक तो कर देना कम से कम। क्लास लास्ट में भी आते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, आप एक बार लाइक कर दीजिएगा तो क्या होगा जी, मतलब सर से इतनी नाराजगी है, अच्छी नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग नाराज ना होइए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अगर आप मतलब कि बिहार हो या हिंदी माध्यम में कहीं अगर आपको फिजिक्स का कंटेंट हो, मतलब कि पढ़ाने का जो मेहनत है, तो यकीन मानिए कि मुझसे
ज्यादा अभी तक किसी का नहीं है, क्योंकि मैं लगभग सभी के कंटेंट को मतलब कि देख रहा कि कौन लोग कितने कर रहे हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज कर रहा हूँ, तो बस इतने से मतलब मेहनत के लिए एक छोटा सा प्यार तो आपका बनता है ना। एक छोटा सा प्यार बनता है, आप लोग प्यार नहीं देते हैं तो फिर पता है क्या होता है, डिमोटिवेटेड फील होता है, भाई चलो मतलब कि क्यों करें, लोग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्यों दूसरे के लिए, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब जिसको अगर कोई चीज का है ना जरूरत नहीं होता, अगर आपसे देते हो तो फिर उसको लोग ना नजरअंदाज करते। कभी कभी मुझे मैं ये सोचने लगता हूँ, तो मतलब अगर ऐसा रहेगा तो फिर तो ही तब छोड़ देंगे, वही सीमित कर देंगे, चैप्टर पढ़ाना बस, ऑब्जेक्टिव कराना, ना हम भी आराम से मतलब राम राम करते रहेंगे, ठीक है। हम भी आराम से नारायण नारायण करते रहेंगे। तो प्लीज आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए ना कि गुरुजी आपके लिए हम बहुत मतलब कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप जो पढ़ाते हैं उस चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। मेरा पता है कि एक ही ख्वाहिश है कि मतलब ना बच्चों को रैंकर बनाना है, मेरा एक ही ख्वाहिश, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। खैर कोई ना कोई तो जरूर मुझे उस मतलब कि मंजिल तक पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा, है ना, जरूर उस मंजिल तक पहुंचाएगा। आप नहीं पहुंचाएंगे, कोई ना कोई पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा तो फिर 1 साल 2 साल 3 साल जरूर, मतलब अगर हम अपने मंजिल के लिए अड़िग हैं, रुके हुए हैं, यकीन मानिए कि आप देखेंगे उस दिन, एक दिन जरूर आप देखेंगे, हम वहां पर आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं दृढ़ संकल्प ले चुका हूं, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, तो आप लोग भी इस तरह से लीजिए। और जल्दी से आप लोग बताइए हैशटैग डियोशन, है ना, और हैशटैग डियोशन जल्दी से आप लोग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और चलते क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता है विद्यार्थी जी, एक एक दिन में ना कई सारे क्लास को यहाँ पर कवर करना हमें पड़ रहा है, ठीक है, कई सारे क्लास को कवर करना पड़ रहा है। मतलब कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन को करवाना, 6 लॉन्ग क्वेश्चन को करवाना एक दिन में, आप देख सकते हो कितना क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है, अभी जो है और करवाना बाकी है। तो कितनी बड़ी बेड़ा हमने उठाया है ना, कितनी बड़ी बेड़ा उठाया है। तो इस बेड़ा के लिए एक बार आप लोग ना मुझे मोटिवेट कीजिए। चलते गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं ना, गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है ना, ये विघ्न हरता है, और इसके आशीर्वाद के बिना है ना हम लोग जो है नहीं मतलब कि अच्छे कुछ कर सकते हैं, तो आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, हाँ, और आपको बता ये रहे थे कि आज है ना, आज शाम जो है आपका है ना केमिस्ट्री क्लास के जस्ट बाद आपका जो आधा घंटा टाइम आपको ब्रेक मिलेगा। एटलीस्ट आप ये मानिए कि 9:30 बजे, है ना, सुनना बातों को, है ना, आज शाम 9:30 बजे आपके दिशा ऑनलाइन क्लासेज का जो टेस्ट एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, स्पेशल एक टेस्ट एप्लीकेशन है। और आप टेस्ट एप्लीकेशन नहीं आपके पास है तो आप जाके प्ले स्टोर से दिशा ऑनलाइन क्लासेज का, एक तो आप जिसमें मतलब कोर्स पढ़ते हो वो तो है ही, टेस्ट एप्लीकेशन एक अलग है, तो वहां पर आप जाकर के टेस्ट एप्लीकेशन में जाकर के इनरोल हो जाइए, उसको बेसिक डेटा के साथ लॉगिन कीजिए। उसमें आज शाम 9:30 बजे, है ना, शाम के या रात की, जो भी कह सकते हैं, रात भी कह सकते हैं, तो आपका दिशा ऑनलाइन क्लासेस के टेस्ट एप्लीकेशन में चैप्टर 1 का लाइव टेस्ट होगा। ध्यान रखना, लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, लाइव टेस्ट होगा, क्योंकि आज का चैप्टर यहां आपका द एंड हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव का लाइव टेस्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, तो ऑब्जेक्टिव गुरुजी हमने जो मतलब गुरुजी ने आपको पढ़ाया, मतलब हमने जो आपको पढ़ाया है 76 ऑब्जेक्टिव हमने जो पढ़ाया है, उस 76 ऑब्जेक्टिव में से आपका 75 ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव आपका नहीं रहेगा। तो आप लोग अच्छे ढंग से उस ऑब्जेक्टिव का तैयारी करके आना, ठीक है, अच्छे ढंग से तैयारी करके आना। और हम इस बात को उम्मीद करते हैं, अभी जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था तो सिर्फ हमने पढ़ाया था, तो आप लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे तो हमने कहा गुरुजी हमने 76 में 72 73 70 तक लाए हैं, तो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो लगता है भाई और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों का लाइव टेस्ट एप्लीकेशन पे ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हैं उस टेस्ट को लेने के लिए, है ना, टेस्ट देने के लिए आप लोग रेडी है? एक बार जल्दी से बताइए कि यस गुरुजी आई एम रेडी फॉर दिस टेस्ट, है ना, इस टेस्ट के लिए हम रेडी हैं। और मजा आ जाएगा भाई, अगर आप मतलब कि 75 में, अगर आप 75 में 75 ले आते हो ना, तो यकीन मानो कि आपका सारे डेटा हम एप्लीकेशन से हम रखेंगे, और आपको हर संभव प्रयास करेंगे, पूरे साल हम खुद से फिजिक्स में आपको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे आपको, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज, मतलब स्पेशल गाइड आपको किया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, स्पेशल गाइड किया जाएगा जिस बच्चे का अच्छा खासा रिजल्ट, क्योंकि बच्चे मेहनती है, और मेहनती के लिए तो मैं तो मतलब जान निछावर कर देता हूं, ठीक है। यस सर, रेडी है, बहुत अच्छा है ना, आई एम रेडी गुरुजी, बहुत अच्छा, चलते हैं। तो बिल्कुल आपका टेस्ट आज शाम में 9:30 बजे या रात 9:30 बजे दिशा ऑनलाइन क्लासेज के टेस्ट एप्लीकेशन पे, टेस्ट एप्लीकेशन में बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि कुछ विद्यार्थी जी को पता नहीं, अलग एक टेस्ट एप्लीकेशन है, उसको जाकर के आप लॉग इन कर लेंगे, ठीक है।
चलते क्लास को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम सबसे प्यारा सा बात आपके लिए लाते हैं और रोज एक ऐसी बातें लाते हैं जिसको आप सुन लेंगे तो फिर आपको मजा आएगा, उसको आप मनन करेंगे तो काफी मजा आ जाएगा। ठीक है, कहता है जीवन का सबसे बड़ा गुरु क्या होता है? वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। ठीक है, सही बात है। अगर आप कहते हैं ना कि वक्त रहते आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और वक्त ने सिखा दिया तो बहुत बुरी बात है। अभी आपके पास वक्त है चीजों को समझने। मैं क्या कहना चाहता हूँ, गुरुजी क्या आपको कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप मेहनत करो, आपके पास अभी समय है। मेहनत सही समय पर कर लेने से ही कामयाबी मिलती है। समय बीत जाने के बाद आप मेहनत करोगे तो वो मेहनत पूरा निरर्थक हो जाएगा। अभी आपके पास वक्त है, समय है, और सही समय पर सही समझ होना चाहिए, और सही समझ में के द्वारा ही आप सही कदम उठा सकते हो, सही मेहनत करते हो। इन सबों चीजों के लिए मैं आपका हूं, बस मेरी बातों को या मेरे जैसे अन्य गुरुजी के बातों को आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत आगे आप जाओगे। ठीक है, आप बहुत आगे आप जाओगे। हैं विद्यार्थी जी, जो नए विद्यार्थी जी उनको मैं थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मंजिल बैच 2026 के लिए जो है ये साइंस का बैच है, और जो विद्यार्थी जी बैच इनरोल नहीं किए हैं तो जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, बैच पे आप इनरोल करेंगे, जिसमें मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी करती है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पैनल, पीडीएफ दिया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे कंटेंट आपको दिया जाता है, आपके ऊपर बहुत सारे मेहनत किया जाता है। यकीन मानिए अगर आप देखेंगे तो आपको एक भी मतलब यहाँ जितना बात नहीं लिखा हुआ, इनसे ज्यादा इसके दोगुना बातें अभी बाकी है इस पे लिखने। कितना चीज को लिखा जाएगा, लेकिन आप यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, है ना, मेहनती हम हैं और हम मेहनत करना जानते हैं। तो आपको मेरे जैसे और गुरुजी भी यहाँ पर जितने भी गुरुजी हैं सभी मेहनती हैं, तो आपको ना ये बैच इनरोल कर लेना चाहिए। अगर आप मतलब कि आपका ड्रीम 450 प्लस है तो बिल्कुल आपके लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर गाइड कर दिया जाएगा बैच पे, बाकी विशेष जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते विद्यार्थी जी, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले, लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन को देख लिया था। कुल मिला के हमने कितने क्वेश्चन देखा था? कुल मिला के हमने जो देखा था 5 क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन देख लिया था, याद करेंगे। इस क्वेश्चन को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल दिया था। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल दिया था, और द्विध्रुव के अक्ष के स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने बता दिया था। आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका क्लास जो चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, यानी कल संडे को आपका चैप्टर 2 क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा चैप्टर 2 के लिए भी। तो 2 काम आज आपके टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, और चैप्टर 2 के लिए तैयार है, कल आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो विद्यार्थी जी, सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं ये हमें जानना है, और वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है ना। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अक्षीय स्थिति तो हमने बता दिया था ना, है ना, हम ये बता दिए थे, अक्षीय स्थिति हमने बता दिया था। आज विद्यार्थी जी हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना है। अच्छे से आप समझो, रिविजन करो, क्योंकि बहुत जो है कम समय में हमें बहुत सारे क्वेश्चन को करना होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको फास्ट चलता हूं। लेकिन हमने आपको जो एप्लीकेशन था या क्लास, जो रेगुलर क्लास था, उसमें एक एक टॉपिक को मैंने काफी डिटेलिंग के साथ पढ़ाया था, एक एक चीजों को बहुत आराम से पढ़ाया था। तो थोड़ा सा विद्यार्थी जी, मेरे पास समय कम है और आपने पढ़ा है, तो फिर तो दोनों बात तो एक जैसा है ना। आपने इसको पहले पढ़ भी रखा है और मेरे मतलब कि तो फिर कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, डेरिवेशन को ज्यादा मतलब कि फास्ट अगर हो जाए तो फिर आप लोग समझने का प्रयास करना, और आप फोकस करो तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छी बातें हैं। तो चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं? भाई कितना बार आपको हम पढ़ा चुके हैं। आप बताओ मुझे, आप आंख मूंद लो, ऐसे आंख ऐसे मूंद लो, और आपसे पूछते हैं कि मुझे बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। आप बोलो गुरुजी, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों दो आवेशों के बीच के ना, हम कैसे मतलब कि कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जिसमें एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस ये बात आपको इतनी बार हमने पढ़ा रखा है ना, आपको याद ही होगा। बताओ यहाँ पर याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, 75 में और 25 ऑब्जेक्टिव जोड़ेंगे। अभी आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेते रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिए ना, ये फर्स्ट टेस्ट है। इसके बाद फिर आपको 100 बहुत सारा टेस्ट लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये नहीं कि ये लास्ट ही टेस्ट है, इसके बाद बहुत सारा टेस्ट लेंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। इस टेस्ट में आप 75 में 75 लाइए, फिर तो देखते हैं क्या मजा आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे विद्यार्थी जी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो कहेंगे किसी एक आवेश का परिमाण,
किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या ये बात याद है कि नहीं? हमें लगता है कि ये बात आपके दिमाग में, जहन में हर संभव सेट हो गया होगा, ठीक है, हर संभव सेट हो गया होगा। तो ये बात है। फिर यहां पर विद्यार्थी जी क्या कहता है, कहता है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ना। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति को और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग मुझे बताएंगे निरक्षीय स्थिति को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ बिल्कुल, नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स थोड़ा सा टाइपिंग करने में, मॉनिटरिंग करने में, वेरीफाइड करने में टाइम लगता है विद्यार्थी जी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नोट्स दे दें, तो नोट्स थोड़ा सा समय से देंगे, बढ़िया नोट्स देंगे, तो इसलिए आप इसमें हड़बड़ाई नोट्स डेफिनेट आपको मिलेगा, नहीं बहुत जल्द मिलेगा, इसके लिए टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कह रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं गुरुजी? पी से सूचित करते हैं। और पी इक्वल टू क्या होता है गुरुजी? तो पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। क्या होता है? क्यू इंटू क्या होता है? 2L होता है। याद है ना? इस फॉर्मूला को आपने याद कर रखा है। विषुवतीय, बहुत अच्छा, थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा। यही सब बात तो मैं आपसे पूछूंगा ना, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है और इन्हीं चीज सब पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं ये विद्यार्थी जी मेहनती है, रिवीजन कर रहे हैं, अच्छी बात लगता है आप जवाब देते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, बताओगे मुझे जरा सा आप लोग? SI मात्रक की बात करेंगे तो SI मात्रक क्या होगा? तो गुरुजी SI मात्रक इसका जो होता है वो कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर होता है ना। कूलाम क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। ये इसका कुछ किस बेसिक बातें हैं। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है ना? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? अब बताओ, सदिश है या अदिश है? तो गुरुजी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है? सदिश राशि है। ये सारे बात एकदम बेसिक बातें हैं, और पता है ये सारे इतनी बेसिक बातें हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में इतना क्वेश्चन आता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया गुरुजी कि फिजिक्स का अगर कोई थ्योरी अच्छे से रिवीजन कर लिया तो ऑब्जेक्टिव वो चुटकियों में उड़ा देगा। यस या नो? हमने सही बोला कि नहीं बोला? जल्दी से मुझे बताओ। हमने आपको क्या बोला कि अगर फिजिक्स का कोई थ्योरी अच्छे ढंग से अच्छे से रिवीजन कर लेते, अच्छे से पढ़ लेते, तो ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को चुटकियों में उड़ा देंगे ना, चुटकियों में उड़ा देंगे। तो ये क्या था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब विद्यार्थी जी बात करते, किसकी बात करते हैं हम? बात यहां पर करते हैं कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब निरक्षीय स्थिति क्या होगा गुरुजी? तो गुरुजी अगर मान लेते हैं कि यह वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, आप यह वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसके ऊपर या नीचे, ऊपर मान लेते गुरुजी इसका मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु से अगर कोई लंबवत रेखा को खींचते हैं, मध्य बिंदु से हमने क्या किया? एक लंब डाल दिया। मध्य बिंदु पर हमने क्या किया? एक लंब डाल दिया। ये एक लंबवत रेखा हमने खींचा। ये लंबवत रेखा जो है, इसके जो कोई बिंदु होगा, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति कहेंगे। कहने का मतलब क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पर जो बिंदु होगा, ऊपर या नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो ऊपर या नीचे जो है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो वह स्थिति जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र की, है ना, निरक्षीय स्थिति होगी। क्या होगी? निरक्षीय स्थिति होगी। इसका फॉर्मूला भी लिख रहे, बहुत अच्छी बातें। अगर आपने रिवीजन किया तो आपको सारे बातें आपको पता है, आप रिवीजन फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब चलते इसका, है ना, डेरिवेशन हम लोग करते हैं। डेरिवेशन कर लेंगे, अगर हो सके तो आप लोग ना कॉपी कलम से ना लेकर बैठा करो और मुझसे पहले आप लोग डेरिवेशन किया करो, है ना, मुझसे पहले डेरिवेशन आप लोग किया करो, तो फिर मजा आ जाएगा ना। मेरे साथ साथ हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं और आपने पढ़ा है, तो मेरे साथ साथ आप भी डेरिवेशन करो। अगर बाय द वे कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर आप यहां पर देखो मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ताल में मिला करेगा आपको चलना, तो फिर देखो क्या फील होगा कि नहीं गुरुजी आप भी पढ़ा रहे हैं, हम खुद भी पढ़ रहे हैं, और कहीं अटक रहे हैं तो आपका वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब कि वो डाउट भी क्लियर होता जा रहा है। ये बेस्ट तरीका है। क्या है? ये बेस्ट तरीका है, ठीक है।
चलते हैं। अब चलते हैं विद्यार्थी जी, सबसे पहली बात यहां पर क्या करते हैं, हमने क्या लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है। समझना बातों को, फिगर को हम सब चीज समझाते हैं, क्योंकि फिगर को हमने आपको फाउंडेशन क्लास में ड्रॉ करके बताया है, थोड़ा सा समय कम होने के कारण प्री लोडेड फिगर का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते ये जो एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसका नाम क्या, ए और बी, क्या है, ए और बी। बातें समझ में आया। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने लिया गुरुजी, मानना कि यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, माना कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। मेरे ताल से ताल आप मिलाइए, हम जो बोल रहे हैं ना, अंकुश बहुत अच्छा, थैंक यू बच्चों, हम जो बोल रहे हैं उन बातों को लेकर के आप चलिए, हम जहां जिसे बात को बोल रहे हैं, हमने बोला कि यह ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, तो यहां पर लिख लेते हैं कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना कि क्या है, माना कि ए बी क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब विद्यार्थी जी बात को समझना, बात को क्या क्या समझ और क्या इसमें हो सकता है, गुरुजी वैद्युत द्विध्रुव है तो हम कह सकते हैं गुरुजी इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु एक है। आप कहो यहां पर, हाँ गुरुजी एक मध्य बिंदु यहां पर है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P कहां पर स्थित है, तो गुरुजी बिंदु P जो वो निरक्ष में स्थित है, क्या है, निरक्ष में स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या कहेंगे विद्यार्थी जी, हम कहेंगे द्विध्रुव के, नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे, द्विध्रुव के। ये सब बात बच्चे लिख नहीं पाते, बहुत आसान है, बात बनाना है। यहां जो कुछ भी लिखते हैं ना, तो इसको यूं समझो कि ये फिगर की लिखने, मतलब फिगर की बात यहां पर हम बनाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द्विध्रुव के, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के, है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी पर क्या है, R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है, क्या है, P है, जहां क्या करना है गुरुजी, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की क्या करना है, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कर। इतनी बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, इतनी बातें आपको यूं चुटकियों में समझ में आ जाना चाहिए। अब विद्यार्थी जी एक बात को समझना, एक बात को क्या समझना, बात ये समझना कि ये बिंदु P तो यहां पर है, ठीक है गुरुजी, हमने समझ लिया कि ये बिंदु P यहां पर है। अब ये बिंदु P है तो ये आवेश भी, यहां पर भी एक आवेश है, यहां पर भी एक आवेश है। तो अब बिंदु P का जो है वैद्युत द्विध्रुव की ऋणावेश से और धनावेश से जो दूरी है वो कुछ न कुछ दूरी होगा। आपने जैसे कहा, आपने कहा कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, इसकी इसी तरह से गुरुजी द्विध्रुव के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से भी तो कुछ न कुछ दूरी होगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि बिंदु P मतलब कि द्विध्रुव के जो द्विध्रुव के माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से जो दूरी है वो क्रमशः हम लोग क्या कह सकते हैं, एपी तथा बीपी मान सकते हैं, एपी और बीपी। अब एपी और बीपी का हम मान निकालेंगे, है ना, एपी और बीपी का हम मान भी निकाल, हाँ सर आ जाएंगे तो आपका मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या कहेंगे, हम यहां पर ये कहेंगे विद्यार्थी जी, हम कहेंगे है ना द्विध्रुव के, द्विध्रुव के क्या कहेंगे, द्विध्रुव के, है ना, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, द्विध्रुव के, है ना, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, क्या कहेंगे, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, क्या है, बिंदु P तक की दूरी कितनी है बताओ मुझे, P तक की दूरी क्रमशः कितना है बताओ। तो कहेंगे गुरुजी दूरी क्रमशः जो है, क्रमशः बिंदु P तक की दूरी, तो कौन सा, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से यहां तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं क्या, बीपी है, क्या है, बीपी, है ना, बीपी तथा है ना, बीपी तथा निगेटिव चार्ज से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो गुरुजी निगेटिव चार्ज से बिंदु P तक की दूरी क्या होगा, एपी है, क्या है, एपी है, क्या है, एपी। इतनी बातें आपको समझ में आना,
ना, एकदम बातें को सिस्टमेटिक ढंग से पकड़ते हुए चलना है ना, एकदम बातें को सिस्टमेटिक होके पकड़कर चलते रहना है। अब बात क्या करते हैं, समझना बातों, अब क्या करेंगे, अब बात यहां पर ये करेंगे कि ये जो बीपी और एपी का दूरी होगा एक्चुअल में ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे। अब समझना बातों को, बातों को ये समझना कि हम अगर देखें यहां पर एक लंब है, यहां पर क्या एक लंब है, द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी होती है, तो द्विध्रुव की लंबाई कुल लंबाई 2l होती है, और मध्य बिंदु से किसी एक आवेश की दूरी कितनी l होती है, फिर मध्य बिंदु से किसी एक आवेश की दूरी l होती है। कहने का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो l है, और ये दूरी क्या है, ये r है, और यहां पर हम देखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज लग रहा है, क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज लग रहा है ना। तो गुरुजी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर थीटा दिया हुआ है, यहां थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये L है और ये क्या है, ये R है। हम कह सकते हैं गुरुजी अगर यहां थीटा दिया हुआ है इसका मतलब ये P होगा और ये क्या B होगा। हमको मान इसका निकालना, इसका मान हमको निकालना, इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे गुरुजी, ये तो H है। अब H का मान कैसे निकालेंगे, तो गुरुजी H का मान हम लोग निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किसमें, तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे बीओपी में, बीओपी में समकोण त्रिभुज क्या, बीओपी में हमें एपी का मान निकालना। आराम से 10 क्लास में अपने त्रिकोणमिति को पढ़ा है तो आराम से आपको समझ में आएगा। यहां पर ये एल है, ये आर है, तो ये एल और आर हमें दिया हुआ तो ये मान हम नहीं निकाल सकते हैं, कितना होगा, तो आराम से आप लोग निकाल कर मुझे बताओ। तो हम कहेंगे गुरुजी समकोण त्रिभुज ओ है ना, बीओपी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज बीओपी में समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बीओपी में। अब बीओपी में चलते हैं, बीओपी में हमें किसका मान निकालना, एपी का मान निकालना है, किसका ना, मतलब सॉरी बीपी का मान निकालना, बीपी ये मान हमें निकालना। ये तो एल दिया हुआ, ये तो आर दिया हुआ, ये मान हमें नहीं दिया गया, इस मान को हम निकालेंगे तो कौन सा लिखेंगे, मतलब कि जो मान मेरा क्या है, मान मेरा गुरुजी बीपी है, क्या है, बीपी है। बीपी क्या है गुरुजी, बीपी जो है, बीपी यहां ऐसे लिख देते, पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिख देते, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि ये सब चीज आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ गए तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हमने यहां पर लगाया है, ठीक है, हमने पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया है। अब क्या होगा गुरुजी, ये मान जो है, इस मान मतलब बीपी का मान जो निकलेगा, बीपी क्या, ये एच है, ये एच है। एच का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि चूंकि एच बराबर क्या होता है, एच बराबर गुरुजी अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बताओ, है ना, बिल्कुल होता है। अब बच्चों बात करते हैं यहां पर h का मान जो है, h का मान क्या होगा, h का मान गुरुजी बीपी है, क्या है, बीपी है, और इधर क्या बीपी, और साथ ही साथ ये मतलब कि p का मान कितना है, r है, ये मान कितना, यहां से p है तो इसका r है, और ये b है तो ये l है, मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, है ना, रूट अंडर क्या करेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, ये मान हो गया। अब देखो गौर करना कि ये जो मान है, जितना कुछ इधर है, जितना कुछ इधर है उतना कुछ तो इधर भी तो है ना, इतना, तो हम इसको अलग से क्यों कैलकुलेट करें, हम डायरेक्ट यहां अगर लिख दें, हम अगर डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट यहां पर आपको लिख दें कि मतलब एपी जो है, एपी बराबर, इसको एपी, ये एपी है, ये एपी है, एपी बराबर क्या है, एपी बराबर जो है, एपी बराबर हम क्या कहेंगे गुरुजी, एपी जो है वो बीपी के बराबर है, क्या है, बीपी के बराबर है ना, बीपी के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, सबका मान अंडर रूट कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, है ना, इससे ये पता चला कि ये आवेश जो है, मतलब पॉजिटिव आवेश, क्या कहेंगे, पॉजिटिव आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, तो अंडर रूट क्या कहेंगे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या कहेंगे, अंडर रूट क्या कहेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इधर क्या होगा, इधर भी गुरुजी वही मान होगा, अंडर रूट कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हम लिख सकते, या इसको हम लोग पावर को 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होना चाहिए, इतनी बातें आराम से आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते विद्यार्थी जी एक एक चीजों को लेकर चलेंगे, क्या क्या लेकर चलेंगे, तो गुरुजी क्या करना है मुझे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकाल लेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मिलाकर के हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकाल लेंगे, और फॉर्मूला मेरा क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं
यहां पर लिखते हैं है ना, लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या कहेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। अब बच्चों क्या करना मुझे, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालना किस पे, हमको निकालना बिंदु P पे। बिंदु P पर जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और इस तीव्रता को अगर हम मान लेते हैं यहां पर बिंदु P है, बिंदु P पर मतलब बिंदु P है, इसके प्लस क्यू आस्कन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हम लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हम लिखते हैं। तो परिमाण क्या लिखेंगे गुरुजी, तो मान लेते हैं इसको E1 है ना, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है इसको हम लोग E1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, E1 मानते हैं। अब चूंकि समझना बातों को है ना, चूंकि समझना बातों को यहां पर कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक प्रकार के बिंदु आवेश है, इस बिंदु के लिए एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ मुझे। आप जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई का मान कितना होता है बताओ, 1/4πε0 होता है, और क्यू बट्टे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू एक प्रकार का बिंदु आवेश है, क्या है, बिंदु आवेश है। इसका मतलब यहां पर दूरी कितना, तो दूरी जो यहां पर ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के बदले अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ये कहां पर मतलब दूरी होगा, तो प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी जो है वो क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसको हमने E1 मान लिया। E1 बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, तो कहेंगे गुरुजी E1 बराबर आप 1/4πε0 लिख दो। अब 1/4πε0 भी लिख सकते हो या इसको आप K भी लिख सकते हो ना, स्मॉल K भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, Q बट्टे अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब ये कैसे हुआ गुरुजी बताते हैं, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश बट्टे दूरी का वर्ग होता है। क्या होता है, आवेश बट्टे दूरी का वर्ग, ठीक, ये से समझो, आवेश बट्टे दूरी का वर्ग है ना, आवेश बट्टे दूरी। तो ये आवेश क्यू है, यहां से यहां दूरी कितना है, तो दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसलिए आपने देखा होगा हमने यहां पर लिखा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा और हम लिखें, एक स्टेप और लिखें, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो E1 का मान लिखेंगे, E1 का मान कितना लिख सकते हैं, तो E1 का मान लिखेंगे 1/4πε0 लिखेंगे, और Q बट्टे, अब बताओ कि रूट का मतलब क्या होता है ना, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, सर भी पढ़ाइए ना, VVI पढ़ाइए ना, अरे तुम हमको सलाह दोगे कि VVI क्या होता है, पता करो VVI क्या होता है, चैप्टर 1 में पता करो कि VVI क्या होता है, एक बार पता करो कि चैप्टर 1 में VVI क्या होता है, तब तुम आकर के हमको कहना कि गुरुजी ये VVI है, आपने इसको नहीं पढ़ा रखा। अरे हम टीचर भैया, मुझे पता है कि क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, आपको शायद पता नहीं है कि व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड बी नॉट डन। आई एम ऑल्सो आई नो व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड बी नॉट डन, हमको पता होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था विद्यार्थी जी, तो इनको आप समझो ना बातों को, है ना। तो ये क्या हो गया, ये करते हैं। और यहां पर क्या है यहां पर क्या है, तो इसका रूट का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, रूट का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 है ना, पावर 1/2। हम क्या करते हैं, इस रूट का पावर 1/2 लिखते हैं, मतलब कि आर स्क्वायर लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखते हैं, और इसका पावर क्या होता है, इसका पावर 1/2 होता है। 1/2 किसका, रूट का मतलब 1/2, और गुना में यहां पर स्क्वायर, हमने स्क्वायर दे दिया। अब स्क्वायर और 1/2 क्या हो गया, कट गया, तो फाइनली यहां पर क्या बचा गुरुजी, E1 का जो मान निकला 1/4πε0 निकला, कितना निकला, 1/4πε0 निकलेगा। क्यू बट्टे क्या है, क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस एल स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहां निकल जाएगा, इसका मान निकल गया। अब विद्यार्थी जी, अब आपसे पूछते हैं ना, आपसे पूछते हम ये पूछते हैं कि ये जो मान है ये इसकी दिशा किससे किस ओर होगा,
बताओ मुझे, है ना। ये किससे किसकी ओर दिशा होगी, किससे किस इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा जो होगी वो प्लस क्यू से क्या होगी, प्लस क्यू मतलब क्या कहेंगे, प्लस क्यू से बाहर की ओर होगा, मतलब बी से पी की ओर होगी, क्या होगी, बीपी का अनुदिश। बहुत अच्छा, कामयाब भाभी लिख रही है, बहुत अच्छा है ना। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, यहां पे दिशा किस से किस होगी, तो गुरु जी बी से पी के अनुदिश, मतलब बी से क्या कहेंगे, बी से क्या कहते हैं, बी से पी के अनुदिश की और लिख देंगे या अनुदिश लिखेंगे और लिख देते हैं, बी से पी की ओर। समझ में आया, एक बात हमने क्लियर कर लिया, हमने एक बात क्लियर कर लिया, बहुत एक स्टेप हमने कर लिया। अब इसी प्रकार से क्या करना है, इसी प्रकार से क्या करना है विद्यार्थी जी, समझो बातों को। इसी प्रकार से कहेंगे गुरुजी, इसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, इसी प्रकार से हमको मतलब कि प्लस नहीं निगेटिव मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण, क्या कहेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, है ना, बिंदु P पर क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र की, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तीव्रता का परिमाण, ठीक है, तीव्रता का परिमाण हमको निकालना है, ठीक है, हमें ये परिमाण निकालना है, तीव्रता का परिमाण निकालना है। अब इसको क्या मान ले, बताओ मुझे, इसको क्या मान ले, है ना, है ना, है ना, इसको क्या मान ले, जल्दी से मुझे बताओ, इसको क्या मान ले, है ना, इसको क्या मान ले, जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर क्या मान ले, ठीक है, इसको हम क्या मान ले, है ना, क्या इसको मान ले, ठीक है, इसको क्या मान ले, E1 माने E2 माने, बताओ मुझे, इसको E1 माने E2 माने, तो गुरुजी इसको आप E2 मान लो, क्या मान लो, E2 मान लो, E2 मान लेते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा, तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने डाल दिया, आवेश बट्टे दूरी का वर्ग, आवेश बट्टे क्या होगा, आवेश बट्टे दूरी का वर्ग, आवेश बट्टे दूरी का वर्ग। तो यहां पर दूरी कितना है बताओ, तो दूरी गुरुजी यहां पर क्या √r² प्लस l² ही है, तो √r² प्लस l² ही आप डाल दो, अंडर रूट क्या करो, अंडर रूट आप r² प्लस l² डाल दो, लेकिन इसका गुरुजी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी r² प्लस l² अंडर रूट में है, इसका वर्ग करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ वही कहानी, वही घुरता फिरता कहानी क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो ना। उसके बाद क्या होगा, क्यू होगा, क्यू बट्टे क्या होगा, √r² प्लस l², रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, तो इसको आप लिख सकते हो r² प्लस l² का पावर 1/2 लिखो, और गुना में इधर क्या है, तो गुरुजी गुना में पावर आपका 2 पहले से 2 कट जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बचेगा, यहां पर E1 बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, क्यू बट्टे क्या बचेगा, r² प्लस सॉरी ये E2 होगा, सॉरी बच्चों यहाँ E2 होगा, ये E2 होगा, ये क्या होगा, E2 होगा, E2 होगा, ये क्या होगा, E2, यहाँ E2 क्या हो गया, तो E2 बराबर हमको कितना निकल गया, तो हम कहेंगे गुरुजी यहां पर निकल गया 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, है ना, r² और l² हो गया। अब ये किससे किस और होगा, मुझे बताओ, ये किससे किस और होगा, ये जो है ये किससे किस और होगा, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि गुरुजी ये किससे किस और होगा। जैसे हमने यहाँ बी से पी की ओर, इसमें हम लोग डायरेक्शन क्या लिखेंगे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये किससे किस और होगा, जल्दी से कमन, है ना, कमन जल्दी से फास्ट में, मतलब ए से पी की ओर होगा, जल्दी से मुझे बताओ। अब इसमें देखते हैं क्या ए से पी की ओर होगा कि पी से ए की ओर होगा। कुछ बच्चे लिख रहे ए से पी, कुछ लिख रहे पी से ए, कुछ ए से पी से ए। पकड़ो पकड़ो बात को पकड़ो, बात को पकड़ो। आवेश कौन सा है, ऋणात्मक आवेश है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर कि अंदर की ओर, पकड़ो पकड़ो जल्दी से पकड़ो, पकड़ो पकड़ो ना, पकड़ लिया, कहा अंदर की ओर ना, कहां से होगा, ए से पी थोड़ा होगा, पी से ए की ओर होगा, क्या होगा, पी से ए की ओर, क्या होगा, पी से ए की ओर, है ना। यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी से ए की ओर, यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखो, मतलब पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, ठीक है, पी से ए की ओर। इतनी बातें समझ में आना चाहिए, पकड़ में आया, हाँ
पी से ए की ओर, यस गुरुजी। अब एक बात आप देखो, अब आपको क्या देखना है, आपको एक बात आपको यहां पर देखना है, हमको करना क्या है कि हमको बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बिंदु पी पर क्या निकालना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। लेकिन अगर आप प्यारे प्यारे लोचन से दृष्टिगोचर करोगे, है ना, प्यारे प्यारे लोचन से दृष्टिगोचर करोगे तो आप देख पाओगे गुरुजी यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट है ना, क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका यहां जो लिखा हुआ है वही बात तो आपके पड़ोसी में भी लिखा हुआ है ना, पड़ोसी में भी लिखा हुआ है। तो दृष्टिगोचर करने के बाद एक बात समझ में आया कि ये और ये बराबर है, इसका मतलब कह सकते हैं गुरुजी, हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां पर लिख दे तो कोई मतलब की गड़बड़ बात नहीं होगा। क्या होगा, कोई गड़बड़ बात नहीं होगा। लेकिन क्या कहेंगे, लेकिन यहां पर कहेंगे E1 बराबर क्या है, E1 बराबर E2 होगा ना होगा। क्यों, क्योंकि LHS बराबर है दोनों का क्या है, सॉरी दोनों का RHS बराबर, दोनों का RHS क्या है, RHS जब बराबर होगा इसका मतलब गुरुजी LHS है ना बराबर होगा, LHS भी क्या होगा, बराबर होगा, E1 E2 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का मान कितना गुरुजी, इन दोनों का जो मान उसको आप लिख दो एक बार तो समझ जाएंगे कि ये मान दोनों के लिए बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप डाल दो, क्यू बट्टे क्या लिखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आप लिख दो, ये हो गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते क्या है, अब हमको चलना कहां होगा, हमको निकालना होगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब E1 प्लस E2 करेंगे, क्या करेंगे, E1 प्लस E2 करेंगे ना, E1 प्लस E2 करेंगे। अब E1 प्लस E2 करेंगे तो हम यहां पर लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों को मिलाकर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहां पे कैलकुलेट करना। अब क्या होगा गुरुजी, अब यहां पर होगा क्या, अब समझो, अब होगा खेला। अब यहीं पर खेला थोड़ा सा समझना होगा आपको, थोड़ा सा खेला आपको यहीं बस समझना। अब क्या खेला समझना, चलो भैया थोड़ा सा अब यहां पर सुनो, अच्छे से समझो। यहां एक कंसेप्ट है जो कंसेप्ट 11th का है ना, 11th कंसेप्ट है। अब यहां पर क्या होगा विद्यार्थी जी, है ना, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक खेला होगा। खेला क्या होगा, देखो बताते, खेला ये होगा कि ये जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बाहर की ओर, ये क्या वेक्टर E1 है, क्या वेक्टर E1, ठीक है। यस गुरुजी हमने समझ लिया क्या वेक्टर E1 है, मतलब प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या वेक्टर E1 है, वेक्टर E1 है। उसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या वेक्टर E2 है, क्या वेक्टर E2 है। भले ही एक बाहर एक अंदर वो अलग सी बात है, लेकिन वेक्टर E1 और वेक्टर E2 है, मतलब दो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वेक्टर E1 और वेक्टर E2 क्या है, तो वेक्टर E1 गुरुजी परिणामी सदिश है, क्या है, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट फैक्टर है। वेक्टर E2 भी परिणामी सदिश है। तो आपको याद रखना है क्या, अगर आप 11th में पढ़े होते तो शायद आपको याद होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप याद रखिए कि कोई भी सदिश होता है उसके दो घटक होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम लोग दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। कितने घटकों में, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक क्या होगा, एक होगा लंबवत घटक, एक होगा है ना, एक होगा हम लोग क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, और एक क्या होगा क्षैतिज घटक होगा। तो अब यहां पर जरा सा चलो हम फिगर के द्वारा आपको फिगर समझाते हैं, फिगर एक समझाते हैं, उस फिगर पे समझना है ना, इस फिगर पे समझना। यहीं पर अक्सर बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जहां पर डिफिकल्ट होता है उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये बिंदु P है, ठीक है गुरुजी, बिंदु P आपने ले लिया। आपने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या, ये E1 है, ये क्या है, E1 है, क्या E1, ये वेक्टर E1 है, ठीक है गुरुजी, हमने ये कह दिया वेक्टर E1, ये हमने वेक्टर E1 कह दिया। अब इस वेक्टर E1 ये क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको दो भागों में कैलकुलेट करो, क्या करो, दो भागों में इसको कंपोनेंट तोड़ो। तो एक क्या होता है, एक गुरुजी लंबवत घटक होता है, एक क्षैतिज घटक होता है। एक क्या होता है, एक लंबवत घटक होता है, तो लंबवत घटक जो होगा वो थीटा से दूर वाला होगा, एक लंबवत घटक हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक लंबवत घटक लिखेंगे, और एक क्या लिखेंगे, एक क्षैतिज घटक। लंबवत घटक को ऊर्ध्वाधर घटक भी बोला जाता है ना, ऊर्ध्वाधर घटक भी बोला, तो मतलब वेक्टर E1 को जो है, वेक्टर E1 जो है इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। क्या क्या कहेंगे, तो गुरुजी एक होगा E1 sin थीटा, एक क्या होगा E1 sin थीटा, जो लंबवत घटक होता है या ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसको sin थीटा लिखा जाता है, और जो क्षैतिज घटक होता है उसको cos थीटा, E2 cos थीटा। ये क्या है, E2 cos, क्योंकि थीटा के नजदीक वाला है।
है ना, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये इसका कहानी हो गया। चलो गुरुजी ये बात तो समझ में पल्ले पड़ गया। उसी प्रकार से गुरुजी आप एक बात और तो कहो ना, क्या कहो कि यहाँ पर बिंदु P हम फिर से लेते हैं, यहाँ पर बिंदु P है और इसके कारण जो बिंदु P पर जो ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वो गुरुजी अंदर की ओर इस प्रकार से, है ना, देखना होगा, आपने फिगर में देखा। अब इसको भी गुरुजी तोड़ो ना ईमानदारी पूर्वक, जिस प्रकार से आपने इसको तोड़ा है, E1 को तोड़ा है, हाथ पैर में तोड़ दिया है, उसी प्रकार से आप E2 को भी तोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ेंगे। अब इसका क्या होगा, तो इसका भी एक क्षैतिज घटक होगा, एक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो एक क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज घटक जो होगा वो थीटा के मतलब नजदीक वाला होता है। ये क्या कहेंगे गुरुजी, ये जो है ये E2 cos थीटा है। ये क्या है, मतलब ये अगर ये क्षैतिज घटक में ले, इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको लेंगे E2 cos थीटा, E2 cos थीटा लेंगे। और यहां पर क्या लेंगे गुरुजी, और इसकी अगर हम लोग लेंगे तो इसका लंबवत घटक क्या होगा, इसका लंबवत घटक जो होगा वो क्या होगा, वो E1 sin मतलब E2 sin थीटा, क्या होगा, E2 sin थीटा होगा, E2 sin थीटा। बातें समझ आया, मतलब दोनों को अलग अलग हमने तोड़ दिया, E1 को भी हमने दो भागों में तोड़ दिया और E2 को भी हमने दो भागों में तोड़ दिया। इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को इसके ऊपर आप मिला देते हैं। देखो ऐसा कुछ फिगर हमको मिला कि नहीं मिला, ऐसा मिला कि नहीं मिला। इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर जो आपके पास ये फिगर है, ये फिगर आप साइड में जो देख सकते हैं, वही फिगर को हमने वहां आपको समझाया है, वही फिगर को हमने यहां पर समझा। आप देखो यहाँ E1 है, वेक्टर E1 है, मतलब E1 sin थीटा, और इधर क्या है, वेक्टर E2, E2 sin थीटा, ठीक है, और E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये जो थीटा के नजदीक है। अब यहीं पर खेला होता है ना, अब यहीं पर क्या होता है, खेला होता है। कैसे खेला होता है, तो गुरुजी हम जानते हैं कि इस फिगरवा में देखते हैं, इस फिगरवा में देखते हैं, थोड़ा सा जिगरवा लगा के, फिगरवा में अगर जिगरवा लगा कर देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो E1 sin थीटा और E2 मतलब E2 sin थीटा, सॉरी मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों तो बराबर है, क्योंकि आवेश का परिमाण बराबर है, जितना प्लस क्यू उतना माइनस क्यू। इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर तो है गुरुजी, लेकिन एक ईर घाट एक है बीर घाट, एक क्या, एक ईर घाट है एक बीर घाट है, मतलब एक उस पार एक इस पार, मतलब दोनों बराबर है, एक दूसरे के विपरीत है, दोनों बराबर है, एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब एक दूसरे को ये निरस्त कर देगा, क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा। दोनों बराबर है, विपरीत है, तो ये कैंसिल आउट कर देगा। अब बच्चों बात किसको कहते हैं, अब यहां पर बात किसको कहते हैं, अब गुरुजी ये जो दोनों सदिश मतलब इस दोनों का जो क्षैतिज घटक है cos थीटा वाला sin थीटा वाला, तो दोनों विपरीत है, दोनों विपरीत खत्म हो गया। तो अब cos थीटा दोनों एक ही तरफ है, जब एक ही तरफ है इसका मतलब दोनों जुड़ जाएगा, जब विपरीत रहेगा तो दोनों नष्ट हो जाएगा, जब एक ही तरफ रहेगा दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए हम लोग यहां पर बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, इस पे E का मान हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, तो गुरुजी E का जो मान आप लिखोगे, E का मान आप क्या लिख सकते हो, E का मान आप लिखोगे, E बराबर आप लिखोगे E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस क्या लिखो, प्लस आप E2 cos थीटा लिख दो। समझ में आया, यही बात आपको यहां पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा क्यों लिखते हैं, यह कंसेप्ट आपको फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि E1 sin थीटा जो सदिश वेक्टर E1 और वेक्टर E2 था, इसको दो अलग अलग घटकों में हमने तोड़ा, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। तो दोनों का जो लंबवत घटक है एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये निरस्त हो जाएगा। सिर्फ वह सिर्फ क्या होगा, क्षैतिज घटक दोनों एक ही रेखा के अनुदिश है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहां पर हम इसलिए लिखे हैं कि E का जो मान हमने लिखा है, E का मान हमने कितना लिखा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिखा। अब चलते विद्यार्थी जी, थोड़ा सा आप कहें गुरुजी हम थोड़ा सा दृष्टिगोचर करते हैं, दृष्टिगोचर हम ये करते हैं, तो हम देखते हैं कि आपका जो E1 और E2 का मान दोनों तो बराबर है ना, आप कहेंगे कि E1 और E2 का मान दोनों तो बराबर है। सिलेबस खत्म होगा सर, देखो इस बात का हमको बड़ी विडंबना लगती है, बताते थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरीज होगा। देखो सिलेबस खत्म करना और पढ़ना, कंसेप्ट के साथ पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपको सिलेबस खत्म करवाना है तो आप मुझे बता दो, सभी लोग लिख दो कमेंट में, गुरुजी सिलेबस खत्म कर दीजिए, मुझे सिलेबस ही खत्म करना है, ये सब चीज नहीं पढ़ाइए। तो अभी हम तुरंत अभी का अभी इसको बंद कर देंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे अभी का अभी, और सिलेबस खत्म कर देंगे। अगर आपको ये चीज है, मेरे द्वारा अगर आप पढ़ रहे हो तो मुझे पता है कि सिलेबस खत्म करना है, पढ़ाना है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, क्योंकि एक आप जिम्मेवार संस्था के साथ पढ़ रहे हो। तो ये बात आप मुझे ना भी कहो ना, तो मुझे इतनी बातें समझ में आता है। सिलेबस खत्म
आप देखो ना, एक आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से कितना, अच्छा बताओ तो इस चैप्टर से कितना नंबर का वेटेज है आप लोग, इस चैप्टर से कितना वेटेज है, कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव पूछा है बोर्ड एग्जाम में। अरे भैया हम समझा रहे, मेरा बात समझो, जिसको कहते जो कहते हैं ना सिलेबस खत्म, उसको बताते एक बात समझ लो। हम भले मेरा बात कुछ कुछ सच कड़वा होता है, लेकिन कुछ कुछ कड़वा के घूंट पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, पता है ना, बताते हैं कि सिलेबस खत्म कर कर भी तुम अच्छे रिजल्ट नहीं ले आओगे, लेकिन जो बच्चे 8 चैप्टर तक अच्छे से पढ़ लिया ना कंसेप्ट के साथ, वो अच्छा रिजल्ट ले आएगा, गारंटी देते। लिख, अगर हमसे लिखवा लोगे ना, हम लिख देंगे, एग्रीमेंट साइन कर देंगे। 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर कोनो चैप्टर एक के दिन में खत्म कर देंगे, 8वां चैप्टर एक दिन में खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लो उसका, हमको पता है भाई। 6वां चैप्टर जो 4 से 5 दिन में खत्म कर देंगे, क्या टेंशन लेते हो, नहीं लेना ना। 15वां चैप्टर को एक दिन में खत्म कर देंगे, क्या बचेगा फिर बताओ। मतलब 12वां चैप्टर मतलब 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे, 13वां चैप्टर को 2 से 3 दिन में खत्म, 14वां चैप्टर थोड़ा टाइम लगेगा, 9वां टाइम लगेगा, 7वां में टाइम लगेगा, जहां टाइम लगे वहां टाइम देना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है। तो बता रहे हैं कि सिलेबस खत्म करने पीछे मत भागो। अगर आपको लगता है कि सिलेबस खत्म कर लोगे तो आप तीर मार दोगे, तो आप नहीं मार पाओगे, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले साल कई बच्चों को, मुझे पढ़ाने का अनुभव है, छोटे बच्चे पढ़ाने के बच्चों का अनुभव नहीं, लाखों लाखों बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है। तो बात को समझिए, हम जो कर रहे हैं प्लीज इस पे आप विश्वास कीजिए, क्योंकि सर बताते हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको संस्था पे पहले विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ। अगर आपको लगता है कि मुझ पे विश्वास है तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप पे अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो खुद पे विश्वास होगा, आपकी मेहनत पे विश्वास, फिर आसान हो जाता है। इसलिए टेंशन आप नहीं लीजिए सिलेबस का, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, कुछ कुछ मेरे लिए छोड़ दीजिए ना, कुछ चीज हमको छोड़, हम आपको जो सोचने देते हैं वो सोचिए ना आप। हम आपको क्या सोचने देते हैं, हमें कुछ पढ़ने के लिए देते हैं, जो चीज आपको हम कहते हैं वो करो ना, कुछ काम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, छोड़ देना, ठीक है। ओके ठीक है, ओके ठीक है, हाँ कंसेप्ट पढ़ना सर जी, ओके। हाँ तो ये क्या है, इवन है ना, इवन कॉस थीटा प्लस ई2 कॉस थीटा, इवन कॉस थीटा प्लस ई2 कॉस थीटा हमने यहां पर किया है, ठीक है। अब इवन कॉस थीटा प्लस ई2 कॉस थीटा दोनों को आप देखो यहां पर फिगर करो, तो गुरुजी यहां पर इवन कॉस थीटा और ई2 कॉस थीटा दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इवन, तो इवन को रहने देते हैं, लेकिन ई2 की जगह भी हम इवन को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। इस प्रकार से हम इसको अगर कंटिन्यू एक लाइन और लिखेंगे तो हम यहां पर क्या लिख सकेंगे, हम कहेंगे गुरुजी यहां पर जो है ई का जो मान आप लिख दो, ई का मान इवन कॉस थीटा, जो इवन कॉस थीटा है वो तो है ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना, कोई है ही। प्लस करके यहां पर क्या लिखा, प्लस ई2 कॉस थीटा, प्लस क्या, प्लस ई2 कॉस थीटा जो है, तो ई2 कितना है, तो गुरुजी ई2 जो इवन के बराबर है, ई2 जो है इवन के क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, ई2 क्या है, इवन के बराबर है, मतलब इसको भी हम लोग इवन कॉस थीटा ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इवन कॉस थीटा। अब इसको ऐड कर दो तो गुरुजी ई का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 इवन कॉस थीटा, क्या मिलेगा, 2 इवन कॉस थीटा। गुरुजी यहां पर 2 तो आप 2 लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 को 2 लिख दो, लेकिन इवन गुना में आपका इवन है, इवन का मान कितना है, तो आप कहो गुरुजी इवन का मान आप देख सकते हो, यहां से इवन का मान जो है वो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे है ना, क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इसका मतलब यहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्यू बट्टे क्या लिखेंगे, क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यस या नो मुझे बताओ। और साथ ही साथ गुरुजी आपको क्या लिखा हुआ, साथ ही साथ आपका कॉस थीटा लिखा हुआ। अब कॉस थीटा का मान कितना होगा मुझे बताओगे आप लोग, अब कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो गुरुजी इसको आप लिख दो, ऊपर में आपका यहां पर मतलब लिखा है इसको 2 इंटू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रहने तो कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप एज इट इज लिख दो, सेम टू सेम लिख दो, क्यू बट्टे आपका क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आप एज इट इज लिख दो। अब कॉस थीटा है, तो cos थीटा का मान कितना होगा, तो गुरुजी cos थीटा का मान हम जानते हैं, हम cos थीटा का मान जानते हैं, अगर इस समकोण त्रिभुज में लिखें हम लोग cos थीटा का मान निकालें, हम लोग cos थीटा का मान कितना निकाल सकते हैं, तो गुरुजी हमको यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर कितना कहेंगे, ये जो हमको यहाँ पर थीटा दिया, यहाँ पर क्या ये थीटा दिया हुआ है, और ये कितना, ये L है मतलब ये B है, और ये कि ये P है और ये H है। cos थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर B/H जानते हैं, क्या B/H जानते हैं, तो B का मान कितना गुरुजी, ये तो B का मान आपका है, B का मान कितना L है, और H का मान कितना अंडर रूट कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर है ना, अंडर रूट कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो cos थीटा का मान कितना हो गया, तो cos थीटा का मान हो गया गुरुजी B/H होता है, और ये नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला ये क्या, ये कर्ण है, मतलब B/H करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, होगा ना,
होगा कि नहीं हुआ? तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं और यही मान को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही मान को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या इनटू cos थीटा, इसका मान क्या है एल बट्टे अंडर रूट कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर है और अंडर रूट का मान 1/2 होता है। तो मतलब ई बराबर कितना लिखेंगे गुरुजी, ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखो ऊपर में गौर करना, यहाँ q इंटू 12 मिल रहा, देखो तो यहाँ देखो q इंटू ऊपर में अगर देखो ऊपर वाले हिस्से को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हम साइड में इधर लिख लेते हैं और q को पहले लिख लेते हैं और साथ ये 2 को यहाँ लिख देते हैं और l को यहाँ लिख देते हैं, q इंटू 12 हो गया। और नीचे में क्या है, तो नीचे में आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और इसके बगल में क्या लिखा हुआ गुरुजी, इसके बगल में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, पावर 1/2। अब देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, दोनों ऐड करेंगे कितना का पावर 3/2 होगा ना, पावर कितना होगा 3/2 हमको निकल जाएगा है ना, पावर कितना होगा 3/2 निकल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर क्या लिखेंगे, ई बराबर है ना 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट को लिख देते हैं 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट और q इंटू 12 किसका फॉर्मूला होता है बताओ, तो p का फॉर्मूला होता है ना, p का, यहाँ पर p लिख देते हैं और नीचे में क्या गुरुजी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं 1 है, इसका पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 करते हैं कितना भिन्न का है ना, मतलब भिन्न का जोड़ करेंगे गुणाम पावर जुटेगा, गुणाम पावर जुटेगा मतलब इसका क्या आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एल स्क्वायर का पावर कितना 3/2, कितना 3/2। तो ये आपका क्या निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां भी आप निकाल के छोड़ सकते हो। लेकिन अगर क्या हो, लेकिन हम अगर कहते हैं लेकिन इसी में लगाते हैं, लेकिन अगर क्या हो, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, द्विध्रुव क्या हो बहुत छोटा हो, छोटा द्विध्रुव के लिए हम लिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आता है बहुत छोटा है। तो छोटा होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा गुरुजी, आर का जो मान होगा आर क्या होगा बहुत बड़ा किससे होता है एल से होता है, आप फिगर में देख सकते हो, चलो फिगर में दिखाते हैं आपको, आर क्या होगा बहुत बड़ा एल से होगा, को कैसे आ जाओ फिगरवा में आ जाओ। अगर वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा, क्या होगा बहुत छोटा होगा तो आर तो दूर होगा लेकिन एल छोटा हो जाएगा, इसका मतलब आर क्या होगा बहुत बड़ा किससे हो जाएगा एल से, क्या होगा एल से बहुत बड़ा हो जाएगा। जब बहुत बड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसलिए हम कहेंगे गुरुजी एल जो है एल लगभग क्या होगा लगभग 0 के बराबर होगा, क्या होगा लगभग 0 के बराबर होगा, लगभग क्या होगा 0 के बराबर होगा है ना, एल लगभग क्या होगा लगभग 0 के बराबर होगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर, तब क्या लिखेंगे, तब हम लोग उसको लिख सकते हैं, तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेंगे ई का मान जो लिखेंगे, ई का मान कितना लिख सकते, ई बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, यहाँ पर पी लिखते हैं है ना, अंडर नीचे में क्या है, नीचे में आर स्क्वायर प्लस एल, एल का मान कितना, एल का मान 0, 0 का स्क्वायर कर दो, कुछ फायदा होने जोने वाला है नहीं, कुछ होने ना, तो मतलब आर स्क्वायर का पावर क्या 3/2 होगा और यहाँ से 2 और 2 क्या होगा 2 और 2 कट जाएगा, तो फाइनली हमको बचेगा क्या, फाइनली हमको बचेगा ई बराबर क्या बचेगा 1/4 पर, ई बराबर क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे क्या बच गया पी बटे आर क्यूब, क्या बच गया पी बटे आर क्यूब। ये क्या होगा छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, क्या हो गया छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस हो गया, क्लियर है, बहुत कितना आसान है बताओ, आसान है कि नहीं, मुझे बताओ क्या आसान है कि नहीं, है ना, मुझे बताओ क्या आसान है कि नहीं, मुझे इतना बताओ आसान है कि नहीं बताओ, है ना, है ना बताओ, आसान है कि नहीं बताओ। हाँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप 1/4 पे मतलब ई का मान आप क्या लिख सकते हो 1/4 पे एप्सिलॉन आप के लिखते हो तो आप लिखो के पी बटे क्या के पी बटे आर क्यूब, के पी बटे क्या लिख सकते हो के पी बटे आर क्यूब भी आप इसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो मजा आ जाता है ना, एक बार आपने पढ़ा अभी रिवीजन हो गया तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, नहीं हम कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। कई सारे बच्चे डिमोटिवेटेड रहते हैं फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे कैसा को, इसलिए हम इस चीज को आपके ऊपर आपके अंदर कॉन्फिडेंस को इनहेंस करना चाहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप पढ़ोगे डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, ठीक, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं ना। मुझे पता है कि आप कभी कभी ऐसे बच्चे हो जाते हैं। चलिए ठीक है चलते हैं, अब क्लियर हो गया बहुत ही, इसलिए है ना, इसलिए खुश हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब आगे चलते विद्यार्थी है ना, अब आगे चलते हैं, फास्ट कीजिए ना, रिवीजन कर लेंगे सर, ओके चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नंबर 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, नंबर 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन भी है। कहता है वैद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, क्या बात है गुरुजी, वैद्युतीय फ्लक्स को तो ऐसे चुटकियों में परिभाषित कर दे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। और फिर क्या आता है गाउस की प्रमेय को लिखिए, ठीक है गुरुजी, गाउस की प्रमेय भी याद है हमें। क्या वैद्युतीय फ्लक्स याद है, किस किस बच्चों को वैद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा याद है, एक बार जल्दी से हाथ खड़ा करके मुझे बताओ गुरुजी, मुझे याद है
गॉस के प्रमेय भी याद है, और प्रमाणित करना है तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, प्रमाणित भी कर लेंगे, कोई बड़ी सी बातें हैं। क्या कितने विद्यार्थी जी को गॉस का प्रमेय याद है? जो हमने हाथ खड़ा करो जल्दी से ना, जल्दी से मुझे बताओ गुरुजी मुझे याद है ना, मुझे वैद्युतीय फ्लक्स भी याद है ना, इतनी चीज आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पढ़ा रखा है ना, हमने इसे शॉर्ट में पढ़ा रखा है। चलते हैं, अब चलते आ जाते किस पे आ जाते हम लोग, इस पे वैद्युतीय फ्लक्स पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? वैद्युतीय फ्लक्स पे आ जाते हैं। वैद्युतीय फ्लक्स किसको कहते हैं? तो वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश डीएस वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। हमने ऐसा परिभाषा दिया ताकि इससे आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, है ना, फॉर्मूला भी बना सकते हो। तो गुरुजी वैद्युतीय फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है गुरुजी, है ना, फाई इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन, क्या होता है? क्लोज भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बंद पृष्ठ से निकलने वाला, जैसे नॉर्मल भी लिख सकते हो। फाई इक्वल टू ना, मतलब वेक्टर ई डॉट, है ना, वेक्टर ई डॉट, हम इसको लिख सकते, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट डीएस वेक्टर लिख सकते हैं, या गुरुजी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग लिखें तो फाई इक्वल हम लोग कितना लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? ये वैद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? वैद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अब फिर बात करते हैं, फिर इसी में फिर दूसरा बात करता है, कहता है गाउस की प्रमेय को लिखिए। तो गाउस के प्रमेय आप क्या जानते हो? आप जानते हो गाउस के प्रमेय को डायरेक्ट याद करो, जो फाई ई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम लोग कहते हैं निर्वात या वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई का होता है, तो पृष्ठ के भीतर उपस्थित जो नेट आवेश क्यू का क्या होता है? 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये आपका क्या गाउस का नियम का कहानी है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यहां पर हो गया गुरुजी, इसका जो फाई का वैल्यू होगा, फाई ई का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा? तो हम कहेंगे जो फाई ई का जो वैल्यू है वो क्या होता है? वो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट भी से लिख सकते हैं। या इतनी बातें तो ये चुटकियों में आपको पता होना चाहिए, है ना, इतनी बातें तो हमने इतनी दफा आपको पढ़ा रखा है कि ना हंसते खेलते चीज आपको बोल सकते हैं ना, हंसते खेलते ये चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं ना, अब चलते, बहुत अच्छा कामयाब भावी, है ना, भावी लिखा हुआ है, लोग बच्चे भावी पढ़ देता है। भावी मतलब होता है तेज तरार बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उसका भी बहुत अच्छा कहना है कि विद्युतीय क्षेत्र में पृष्ठ लंबवत निकलने वाला विद्युत बल रेखाओं के ना विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। बहुत अच्छा सर, लाल 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 पीला हरा कैसे कहाँ पे लाल पीला हरा? अच्छा सर कितने क्वेश्चन है सर? कितने क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन हमने टोटल इसको चैप्टर में सेलेक्ट किया जो इंपॉर्टेंट है, और 11 में हम कितना 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का आप देकर हतोत्साहित मत हो, जितना पढ़ा रहे उस पर फोकस करो ना, हतोत्साहित नहीं होना है ना। वो कहते हैं ना कि मतलब डर लगा मुझे फासला देखकर कदम से कदम चल गया तो रास्ता ऐसे छोड़ा हो गया। फासला बहुत दूर होता है लेकिन आप डरो मत, है ना। अब चलते किस क्या करते हैं हम, जब गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करते हैं ना, गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करते हैं। तो गॉस के प्रमेय को हम लोग प्रमाणित करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक गॉसीय पृष्ठ है जिसका नाम क्या एस है। हम लिख सकते हैं माना कि एस एक गॉसीय पृष्ठ है। क्या है? यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि एस एक क्या है? एस एक गॉसीय पृष्ठ है। क्या है? गॉसीय पृष्ठ है, ठीक है। गॉसीय पृष्ठ है, गॉसीय पृष्ठ है जिसमें क्या कहेंगे गुरुजी? जिसमें यहाँ पर देखो कोई बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। कहेंगे जिसके है ना, जिसके बिंदु ओ पर क्या कहेंगे? बिंदु ओ पर क्या? बिंदु ओ पर, है ना, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझना चाहिए। अब बच्चों बात को समझना कि जब प्लस क्यू आवेश है, जब क्या है? प्लस क्यू आवेश है, तो यहां पर जो वैद्युत मतलब कि फ्लक्स का मान निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, तो हम करते क्या है कि हम ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले लेते हैं। ध्यान रखना, ओ यहां पर हमने लिखा हुआ है, ओ यहां पर, इसे आर, आप देख सकते यहां पर एक आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेते हैं, और बिंदु पी पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं, है ना, छोटा सा क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। हम लिखते हैं ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। हम लिखें ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर क्या? दूरी पर कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु पी है। क्या? कोई बिंदु पी है, ठीक है। कोई बिंदु पी है, ठीक है, पी है, जहां क्या करना? जहां वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण
के कारण हमें क्या निकालना, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तीव्रता है ना, तीव्रता ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना। अब समझना, अब बात को समझना, जरा सा ना, जरा सा चूम लूं, अरे नारे नारे ना, है ना। अब जरा सोचना बातों को, यहां पर जो छोटा सा क्षेत्रफल ds है, ds से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, क्षेत्र अल्फा, हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल अल्फा ds से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या, वेक्टर ई है। इसका मतलब ds क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकल रही है। जब लंबवत निकल रही है तो ds क्षेत्रफल से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा, है ना, विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा ना, विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। अब बच्चों बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की, अगर हम लोग बात कर ले यहां से विद्युत फ्लक्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ds क्षेत्रफल अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं क्षेत्रफल अल्पांश ds, ठीक है, छोटा सा हिस्सा को लेकर पहले निकालते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल अल्पांश, ठीक है, क्षेत्रफल अल्पांश ds से निकलने वाला, है ना, निकलने वाला या गुजरने वाला, ठीक है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब कैसे हमने ये बात को लिखा, समझाते हैं आपको, ठीक है, हमने जो ये बात को लिखा है कैसे लिखा है बताते हैं, कैसे हमने लिखा। आ जाओ बच्चों, अब यहां पर आवेश है, समझो बातों को, यहां पर पृष्ठ के अंदर क्या आवेश है, तो आवेश इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। अब विद्युत क्षेत्र रेखा जब किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरता है, किसी पृष्ठ से, मतलब ds वेक्टर ये है, इससे अगर लंबवत गुजरेगा तो यहां पर गुरुजी जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरता है तो उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम ये मान लिए हैं, ये छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ds है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखा वेक्टर ई निकल रहा है, इसका मतलब यहां पर ds क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा, क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। इसलिए हमने यहां पर लिखा क्षेत्रफल अल्पांश ds से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमने क्या निकाला, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि छोटा सा हिस्सा हमने निकालना है वैद्युत फ्लक्स, इसका मतलब गुरुजी क्या होगा, यहां पर d phi e होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्रफल अल्पांश छोटा सा लिए, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा, d phi e होगा, इक्वल टू क्या होगा गुरुजी, वेक्टर e डॉट क्या होगा, वेक्टर e डॉट ds वेक्टर होगा, क्या होगा, वेक्टर e डॉट क्या होगा, ds वेक्टर होगा, वेक्टर e डॉट ds वेक्टर होगा। और अगर हम क्या करते हैं, इसी को और अगर हम लोग लिखें, मतलब कि अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग लिखें, या इसी को ऐसे करके लिखते हैं, d phi e को हम लोग लिखें, d phi e को e ds cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, e ds cos थीटा भी लिख सकते हैं, e ds क्या लिख सकते हैं, cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब करना क्या है, अब हमको यहां पर समझना है कि अगर इन्हीं चीजों को क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लागू करें, किसके लिए, मतलब ये छोटा सा के लिए हमने इतना किया, छोटा सा के लिए हमने जो वैद्युत फ्लक्स निकाला है वो कितना मेरा निकला है, तो वो हमको d phi e निकला, d phi e का मान कितना निकल गया है, e ds cos थीटा, e ds cos थीटा निकल गया। इसी प्रकार से यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर, मतलब इस प्रकार से बहुत सारा होगा। तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण के लिए अगर हम लोग वैद्युत फ्लक्स करेंगे तो क्या करेंगे, जो d phi e का मान मेरा निकला हुआ है उसका समाकलन कर देंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अगर यहां पर लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ ds है ना, संपूर्ण पृष्ठ s, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ s से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको यहां पर लिखना, ठीक है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको यहां पर लिखना है। ये कितना होगा, इसका जो मान होगा ये कितना होगा, ये मान गुरुजी मतलब कि यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो d phi e का समाकलन करेंगे, क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ d phi e करते हैं, d phi e इक्वल टू इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे, e ds cos थीटा करते हैं। अब हमको जब बताओ d phi e का जब समाकलन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, तो d phi e का जब समाकलन करेंगे तो हमको सिर्फ d मतलब phi e मिलेगा, क्या मिलेगा, phi e मिलेगा। और इधर क्या बच गया गुरुजी, इंटीग्रेशन बच गया। आप चाहो तो बंद समाकलन भी कर सकते हो, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो आप बंद समाकलन भी कर सकते हो, अगर ना भी करो तो कोई दिक्कत ना, इसको आप लिख सकते हो, इसको साइक्लिक इंटीग्रेशन कर सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रेशन करोगे तो ये ज्यादा सही है, और ना भी करो तो कोई मतलब गलत बात नहीं है। यहां करते क्या निकल गया, यहां पर हमको निकल गया ई डी एस, क्या निकल गया, ई डी एस कॉस थीटा। अब बच्चों करना क्या है, ई तो कांस्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाए, वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाता है। तो मतलब यहां पर हमको फाइनली क्या बचता है, फाइनली हमको बचता है जो फाई ई का जो मान हमको मिलेगा, फाई ई का मान कितना मिलेगा बताओ, तो फाई ई का जो मान मिले, ई तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन क्या बच गया, इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात आपको यहां पर समझना है, एक बात क्या समझना है, इंटीग्रेशन हमको सिर्फ क्या बच गया, डी एस कॉस थीटा हमको मिल गया, क्या मिल गया, डी एस कॉस थीटा, ये हमने निकाल लिया।
हमने क्या निकाल लिया, ds cos थीटा निकाल लिया। अब एक बात आपको यहां पर यह समझना है, ये जो मान हमने यहां पर लिखा है ना, हमने यहां पर जो मान लिखा है, इन्हीं मानों को क्या करते हैं, इन्हीं मानों के लिए हमको सबसे पहले ई का मान निकालना होगा, है ना। ई का मान निकालना होगा। ई का मान हम लोग कितना निकाल सकते हैं, तो गुरुजी यहां पर जो आवेश है, यहां पर जो आवेश है, इसके बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। हमको करना क्या है कि हमको यहां पर यह लगाना है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब प्लस क्यू आवेश है, तो हम यहां पर एक बात को आपको लिखेंगे समझाने के लिए, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश प्लस बिंदु बिंदु प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या करना है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो गुरुजी जानते हैं ई का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहां पर क्या था, क्यू बटे दूरी का वर्ग होता है ना। ये क्या था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। अब करते इस ई का जो मान है समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में ई का मान रखने पर। लेकिन एक काम करते हैं, सुनो, समीकरण 1 इसको नहीं मानते, समीकरण 1 इसको मानते, क्योंकि एक स्टेप यहां पर हमको फिर ज्यादा ये हो जाएगा। हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, ठीक है, ई का मान रखने पर। समीकरण 1 का फॉर्मूला क्या था मुझे, समीकरण 1 का जो फॉर्मूला मुझे था तो वो है, वो कितना है, तो फाई ई बराबर क्या, फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर क्या था, इंटीग्रेशन था, क्लोज इंटीग्रेशन था, ई ds cos थीटा। ई का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू बटे क्या, क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया। बाकी इधर क्या हो गया, बाकी यहाँ पर क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया। बाकी इधर क्या बच गया गुरुजी, डी है ना, ds cos थीटा, क्या बच गया, ds cos थीटा। अब जो कांस्टेंट है उसको समाकलन से आप बाहर निकाल लो, तो गुरुजी इसमें कांस्टेंट जो 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। उसके बाद क्या गुरुजी, आवेश भी कांस्टेंट, हमने क्यू को भी बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, तो बचा यहाँ पर गुरुजी सिर्फ बचा जो ds cos थीटा बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ds cos थीटा बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर का मान कितना होता है बताओ मुझे, ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर का जो मान होता है, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, तो डी ओमेगा होता है, आपको पढ़ाए थे ना, याद करना, डी ओमेगा होता है, कितना होता है, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग डी ओमेगा लिख देंगे, मतलब कि फाई ई बराबर यहां पर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा का जो मान उसका कितना होगा, डी ओमेगा, क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया। अब डी ओमेगा तो ये छोटा सा हिस्सा है ना, डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा तो यहां पर छोटा सा घनकोण बनता है, ये डी ओमेगा है, ये क्या है, छोटा सा जो घनकोण बनता है, छोटा जो घनकोण बनता है ये डी ओमेगा है। लेकिन इस प्रकार अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो मतलब है ना, अगर इसको हम लोग डी ओमेगा का अगर समाकलन करेंगे तो इसके पूरे मतलब पृष्ठ का कितना क्षेत्रफल होगा। और मान लेते हैं ये पृष्ठ अगर गोलाकार है तो इसका मतलब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, तो 4 पाई, कितना, तो 4 पाई हम लोग लिखेंगे ना। तो डी ओमेगा का मान हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, डी ओमेगा का जो मान होगा क्या होगा, 4 पाई होगा, क्या होगा, 4 पाई। तो मतलब जहां पर फाई ई है तो फाई ई को फाई ई एज ए टी लिखते हैं, फाई ई को फाई ई लिखते हैं, और फाई ई को फाई ई लिखते हैं, और क्यू बटे क्या है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और डी ओमेगा का मान कितना होगा, 4 पाई होता है। तो 4 पाई क्या हो गया, 4 पाई और 4 पाई कट गया, तो फाइनली आपको यहां पर क्या बच गया, फाइनली आपको यहां पर देख सकते हैं जो फाई ई का मान मेरा बचा है, फाई ई का मान कितना बच गया, तो फाई ई का जो मान बचा है वो आवेश ऊपर में क्यू बचा है, नीचे में एप्सिलॉन नॉट बचा है। यही आपका क्या, यही आपका मतलब कि गाउस नियम का प्रमेय है, ठीक है। और ये आपका क्या प्रूफ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। तो कुछ मान आपको याद रखना, डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर डी ओमेगा होता है और डी ओमेगा का मान 4 पाई। इसको हमने पूरा प्रूफ करके बताया हो उसमें, मतलब फाउंडेशन में। आप डायरेक्ट यहाँ पर मान को याद कर लो, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। बस करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पर छोटा क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेना है। आप देख सकते हो वैद्युत फ्लक्स का मान हमने यहाँ पर निकाला है, वो कितना निकला, मतलब डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेंगे, तो जो डी फाई ई है उसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करते तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, डी फाई का समाकलन करेंगे तो सिर्फ फाई होगा और ई डी एस कॉस थीटा। और चूंकि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो वो बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला लगाया, ई का मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और जहां ई हमें लिखा हुआ है वहां 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर हमने डाल दिया डी एस कॉस थीटा। और चूंकि ये कांस्टेंट होता है, मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू कांस्टेंट है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, अंदर में जो आवेश रखा गया वो भी कांस्टेंट होगा, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट होगा। इसको हमने बाहर निकाले तो सिर्फ क्या बचेगा, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का मान कितना होता है, तो डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का जो मान होता है वो डी ओमेगा होता है, कितना, तो डी ओमेगा, और डी ओमेगा का मान 4 पाई। इस मान को दे करके आप आराम से प्रूव कर सकते हो। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस कुछ 2-3 स्टेप आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 2-3 स्टेप आपको ध्यान में रखते हैं तो चीजें आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमको 8 पे आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमको यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि गाउस के नियम का उपयोग कर कूलाम के नियम को निकाले, है ना। गाउस के नियम का उपयोग करके कूलाम के नियम को निकाले। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी आपका क्या, बहुत आसान है। गाउस के नियम का उपयोग करके हमको क्या करना, कूलाम का नियम निकालना है, ठीक है। चलो बहुत आसान, ये और मतलब कि बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोई बिंदु आवेश लेते हैं, ठीक है। कोई बिंदु आवेश, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ओ लिए है, और यहाँ पर क्या एक आवेश, जो कोई आवेश मान लेते हैं, यहाँ पर एक Q1 आवेश है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक Q1 आवेश लेते हैं, Q1 ले सकते हैं या Q भी ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब, वो तो मतलब कोई भी एक आवेश ले लो, ठीक है। हम यहाँ पर एक आवेश ले लिए, और आवेश क्या है, मतलब Q1 आवेश है। इसको केंद्र मानते हुए, ओ को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या का क्या करते हैं, आर त्रिज्या का एक गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। क्या कहते हैं, एक गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, एक गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, हम सबसे पहले हमने क्या किया, समझो बातों को। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक कोई बिंदु ओ ले लिया है, बिंदु ओ ले लिया। बिंदु ओ पर क्या है, एक Q1 आवेश हमने मान लिया है, और Q1 आवेश है, और बिंदु ओ से एक आर त्रिज्या हमने खींचा। हमने क्या किया, एक आर त्रिज्या हमने खींचा, एक त्रिज्या आर हमने खींचा, ठीक है। और त्रिज्या आर मतलब बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या वाला एक क्या करते हैं, एक गौसीय पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं, एक गौसीय पृष्ठ हम खींचते हैं, ठीक है। एक गौसीय पृष्ठ खींचते हैं। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या होगा, अब समझना बातों को। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर बात आपको यह समझना है कि ये जो है, मतलब कि Q1 और R के बीच में यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगी, वेक्टर E होगा। क्या होगा, वेक्टर E होगा, वेक्टर E होगा, ठीक है, वेक्टर E होगा। और इस पर, इस जो गौसीय पृष्ठ है, ये जो गौसीय पृष्ठ है, तो गौसीय पृष्ठ का अगर हम लोग मान लेते हैं ये S है, इसके छोटे से हिस्से को हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे गुरुजी, DS मानेंगे। और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश, छोटा सा हिस्सा DS हो गया, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो क्षेत्रफल सदिश जो है ds फैक्टर होगा। क्या होगा, ds फैक्टर होगा, ठीक है, ds फैक्टर होगा। इतनी बातें हमको यहां पर लेना है, इतनी बातें हमको ध्यान में लेकर चलना होगा। इतनी बातें हमको ध्यान में है तो हम आराम से इसको क्या करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं ना। माने समझने का प्रयास करो। फाउंडेशन में हमने आपको काफी ज्यादा अस्थिर से पढ़ा। यहाँ पर जो 2 दिन मतलब कि अगर 2 टॉपिक अभी पढ़ाए तो फाउंडेशन में 2 दिन पढ़ाए हैं, यहाँ भी 2 दिन क्लास अभी तक एक ही दिन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा इसके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि है ना, माना कि बिंदु ओ पर है ना, माना कि बिंदु ओ पर क्या है, बिंदु ओ पर क्या, बिंदु ओ पर Q1 आवेश क्या, Q1 आवेश स्थित है। क्या है, Q1 आवेश स्थित है, ठीक है, Q1 आवेश स्थित है। और फिर क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि जो Q1 आवेश स्थित है, तो Q मतलब O को है ना, O को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या वाला हमने क्या किया, आर त्रिज्या वाला एक गौसीय पृष्ठ को खींचा। एक क्या किया, एक गौसीय पृष्ठ खींचा, ठीक है। एक गौसीय पृष्ठ हमने क्या किया, यहां पर खींच दिया।
एक गॉसिया पृष्ठ खींचा। अब बच्चों बात आपको समझना है, क्या समझना है, ये जो गॉसिया पृष्ठ हमने खींचा है तो यहां पर हमको क्या निकालना होगा, यहां पर हमको निकालना होगा मतलब कि वैद्युत फ्लक्स। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर बिंदु O है, बिंदु O पर जो आवेश Q1 है, तो इसके छोटे से हिस्से जो ds है, इसका छोटा हिस्सा क्या है, इसका छोटा सा हिस्सा जो ds है, इस ds से हमको निकालना क्या पड़ेगा, हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से लंबवत गुजर रही है, तो हम कहेंगे ds है ना, ds क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, ds क्षेत्रफल से, ds क्षेत्रफल से, ds क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स से निकलने वाला, निकलने वाला क्या करेंगे, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हमें निकालना है। वैद्युत फ्लक्स इसका मान कितना निकलेगा बताओ, वैद्युत फ्लक्स इसका मान हमको निकलेगा, ds क्षेत्रफल से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा गुरुजी, वो होगा d फाई ई। क्या होगा, d फाई ई होगा, और इसका मान कितना, तो वेक्टर E डॉट ds वेक्टर क्या होता है, वेक्टर E डॉट ds वेक्टर होता है ना, वेक्टर E डॉट ds होता है। अब वेक्टर E डॉट ds को हम लोग लिखेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो निकालना है, हमको गॉस के नियम निकालना है ना, हमको गॉस के नियम से हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना, मतलब कि कूलाम के नियम बनाना है। तो अब हमको यहाँ पर जो ds क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा तो उसको हम लोग गॉस के नियम से निकालेंगे। किसके नियम से, गॉस के नियम से, ठीक है, गॉस के नियम से। अब गॉस के नियम समझो कि अगर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पर जो फाई का मान होगा वो फाई का मान कितना होगा, तो गुरुजी आवेश आपका Q1 है और यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स फाई होगा उस फाई को आप कितना लिख सकते हो, तो फाई को आप लिख सकते हो, फाई का मान आप Q है ना, फाई का मान आप लिख सकते हो, फाई का मान है ना, या इसको आप d फाई लिख सकते हो, पहले d फाई ही लिखते क्यों ds हमने निकाला, तो d फाई आप लिखते हैं, तो d फाई इक्वल टू क्या होगा गुरुजी, Q1 बट्टे क्या होगा, Q1 बट्टे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर इसको संपूर्ण पृष्ठ के लिए लें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लें, अगर पूरे वैद्युत फ्लक्स के लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो फाई का मान होगा, फाई का मान क्या होगा, वो Q1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब आवेश बट्टे निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होगा, आवेश बट्टे क्या होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या हो गया, मतलब फाई का मान हमने निकाल लिया है ना, हमने क्या निकाला, फाई का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब करते हैं क्या, अब इस फाई का मान को है ना, इस फाई के मान को, अच्छा इस फाई के मान को निकालने के लिए, इस फाई का मान को निकालने के लिए, लेकिन एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, वही डी फाई का ही मान निकाल दें, वो ज्यादा सही होगा लिखाने। एक मिनट बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पर डी फाई का ही मान निकालेंगे, गॉस के नियम बाद में लगाएंगे, हम लोग पहले उसका डी फाई का मान निकालते, ई डॉट कॉस थीटा से। तो ds क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक मिनट, वैद्युत फ्लक्स यहाँ होगा, वैद्युत फ्लक्स इसका जो मान होगा वो कितना होगा, तो हम कहेंगे गुरुजी मतलब कि बंद समाकलन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे है ना, डी फाई ई करेंगे, डी फाई ई, और डी फाई इक्वल टू क्या होता है, ई है ना, वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट ds होगा, ठीक है, वेक्टर ई डॉट क्या होगा, ds होगा। अब वेक्टर ई डॉट ds को हम लोग क्या करते हैं, अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाले है ना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाले, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाले है ना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाले, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका जो मान होगा वो कितना लिखेंगे, जो मान हमें समाकलन में दिया गया है, इसको मतलब जो छोटा मान है इसका समाकलन करेंगे, मतलब कि डी फाई ई, क्या करेंगे, डी फाई ई करते हैं, ठीक है, डी फाई ई करते हैं, और इधर क्या होगा, इधर भी समाकलन करेंगे, मतलब कि समाकलन ई डॉट डी एस वेक्टर, ई डॉट डी एस वेक्टर करते हैं। अब चलो क्या करते हैं, ये डी फाई ई का जो हम लोग समाकलन करेंगे वो कितना लिख सकते हैं, डी फाई ई का हम लोग समाकलन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं गुरुजी, सिर्फ फाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग फाई ई लिख सकते हैं, फाई ई लिख सकते हैं। और इधर क्या बच गया, तो इधर जो हमको बच गया सिर्फ क्या गया, ई डी एस कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं समाकलन में ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। अब समझना, अब जिधर क्षेत्रफल सदिश है, जिधर क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है बताओ, तो कॉस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसको हम लोग फाइनली करके लिखेंगे, तो फाई ई का मान कितना लिखेंगे, तो फाई ई का मान क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस सिर्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई डी एस लिखेंगे, और ई तो कांस्टेंट है, ई क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसके लिए आप ई डी एस का जो मान हम यहाँ पर लिखेंगे, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाले, हमको सिर्फ यहाँ पर क्या हो डी एस कॉस थीटा, मतलब फाइनली अगर हम लोग यहाँ से इसका मान को लिखें तो फाइनली मान इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, फाइनली मान लिख सकते हैं, जो फाई का मान होगा, फाई का मान कितना होगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, जो फाई का मान होगा, छोटा हो जा नहीं होगा, चलो कोई ना, हम नेक्स्ट में लिखते हैं इसको।
हम क्या करते हैं, इसी को हम फिर एक स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फाई ई का मान निकलेगा, वो फाई ई का मान कितना निकलेगा, तो फाई ई का मान हमें यहाँ पर निकलेगा, फाई ई का मान हमें निकलेगा कितना, ई को बाहर निकाल लेते हैं, ई बाहर मेरा निकल लेगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ds बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ वो सिर्फ ds बचेगा। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 हो गया, मतलब ds का मान निकल गया। अब करते क्या, अब हमको यहाँ से इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हमको निकालना है ना, मतलब कि कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। या हम जानते हैं कि गॉस के नियम से हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, तो गॉस के नियम से फॉर्मूला क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं गॉस के नियम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, हम जानते हैं गुरुजी, लेकिन गॉस के नियम से, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन गॉस के नियम का फॉर्मूला जो फाई का वैल्यू होता है वो कितना होता है, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो हम जानते हैं जो फाई ई का जो मान होता है, क्या होता है, फाई ई का मान वो क्या होता है, वो आवेश, मतलब आवेश बट्टे क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। और इसके केंद्र में आवेश कौन सा आवेश है, तो Q1 आवेश है। इसके केंद्र में क्या है, Q1 आवेश है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो तो क्या आपको समझ में आता है। तो गुरुजी समीकरण 1 तथा 2 को हम देखते हैं, तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में LHS क्या है, बराबर है। LHS क्या है, बराबर। जब LHS बराबर है, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं, जो EDS का मान होगा, मतलब E क्लोज इंटीग्रेशन DS इक्वल टू क्या होगा, Q1 बट्टे क्या, Q1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट, क्या कहेंगे, Q1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। अब DS का मान कितना होगा, है ना, DS का मान कितना होगा, तो गुरु DS का जो मान होगा, DS का जो मान होगा वो क्या होगा, तो वो मतलब कि DS का मान जगह वो पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्या होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होगा, तो गोले के पृष्ठीय, ये एक प्रकार गोला है, ये क्या गोला है, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गुरुजी DS का जो मान होगा वो कितना का 4πr², क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन जो DS इक्वल टू का, DS इक्वल टू क्या, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। और इसका मान कितना होता है, 4πr², क्या होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। जहां पे हमको ये लिखा हुआ DS लिखा हुआ है, वहां क्या करते हैं, ई का तो ई लिखते हैं, गुना क्या लिखेंगे, गुना हम लिखेंगे, गुना लिखेंगे यहाँ पर, गुना 4πr² लिखेंगे, ठीक है। इधर बराबर क्या है, इधर हो गया गुरुजी Q1 बट्टे क्या हो गया, इधर Q1 बट्टे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये जो मल्टीप्लाइड में है इसको आप डिवाइड में भेज दो, ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर का हो गया, मतलब कि Q1 बट्टे क्या हो गया, Q1 बट्टे 4πr² आपका यहाँ आ गया, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया। अब देखना, समझना बातों को, अब समझना बातों को, इसी चीज को और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके लिखें, स्टैंडर्ड करके हम लोग लिखें, तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जो ई का मान होगा, ई बराबर कितना होगा, ई बराबर जो मेरा मान मुझे मिलेगा, ई बराबर कितना मिलेगा, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, और Q1 बट्टे r², Q1 बट्टे क्या लिखते हैं, Q1 बट्टे क्या लिखते हैं, Q1 बट्टे r² लिखते हैं। अब देख पाओगे कि यह क्या है, एक प्रकार के बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। यह एक प्रकार क्या निकल गया, यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। लेकिन अब समझना, अब एक बात समझना, अब वैद्युत क्षेत्र जब होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु P है, मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु P है, और उस बिंदु P पर हम मानते कोई और दूसरा आवेश है, यहां पर कोई और दूसरा आवेश लाते हैं, मान लो हम दूसरा कोई दूसरा आवेश, मतलब एक परीक्षण आवेश कुछ भी लाते, Q1 आवेश है। यदि क्या है, यदि हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर, वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर, यहां पर लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर, क्या कहेंगे, बिंदु P पर, है ना, बिंदु P पर क्या हो, बिंदु P पर कोई अन्य आवेश हम मान लेते हैं कि वो क्या, कोई अन्य आवेश को मान लेते हैं, कोई अन्य आवेश Q1 है, क्या है, Q1 स्थित हो, है ना, Q1 स्थित हो, तो क्या होगा बताओ, तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे, तो Q1 आवेश पर यहाँ लिखेंगे Q1 आवेश पर क्या होगा गुरुजी, Q1 आवेश पर, मतलब है ना, विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल, है ना। अब आपको पता होना चाहिए, जब वैद्युत क्षेत्र में पर लगने वाला बल, Q1 आवेश पर E के कारण E के कारण लगने वाला क्या होगा, बल लगेगा, लगने वाला क्या होगा, बल हमको यहाँ निकलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश होगा,
है ना। वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश होगा तो वहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश, मान लो वैद्युत क्षेत्र ई है और उस पर Q1 आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र में Q1 आवेश है, तो Q1 आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, है ना। सॉरी, Q1 आवेश तो यहाँ पर तो मान ही चुके हैं ना, सॉरी बच्चों, हमने तो यहाँ पर Q1 मान ही चुके, इसको Q2 मानते हैं। यहाँ पर क्या मानते हैं, यहाँ पर इसको Q2 मानते हैं, यहाँ पर Q1 तो पहले हम मान चुके हैं ना, यहाँ पर इसको हम लोग Q2 मानते हैं। क्या मानते हैं, Q2 मानते हैं, Q2 मानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर Q2 लिखना होगा, यहाँ पर क्या Q1 के बदले क्या होगा, Q2 होगा, Q2 स्थित है, तो अब क्या होगा, Q2 आवेश पर क्या होगा, Q2 आवेश पर क्या होगा, Q2 आवेश पर, Q2 आवेश पर क्या होगा, Q2 आवेश पर क्या होगा, E के कारण लगने वाला बल होगा, है ना, ई कारण लगने वाला बल होगा। अब करते क्या है, अब इन्हीं को हम लोग लगाते, बल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, आवेश गुना वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ F का जो मान होगा वो कितना होगा, आवेश क्या होगा, आवेश Q2 है और वैद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश यहाँ पर Q2 है और वैद्युत क्षेत्र क्या E है, मतलब आवेश गुना वैद्युत क्षेत्र। लेकिन आप देखो E का मान आपको पहले यहाँ पर लिखा हुआ, इसको आप मान लो समीकरण नंबर कितना, अगर मान ले समीकरण नंबर 3 मानते, इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं, समीकरण नंबर 3 मानते तो हम लोग कहेंगे तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में E का मान हमको लिखा हुआ, तो F का मान कितना होगा, F का मान यहाँ पर Q2 का Q2 लिख दो, गुना E का मान कितना, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, 1 क्या लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो। उसके बाद क्या, उसके बाद गुरुजी यहाँ पर Q1 बटे क्या, Q1 बटे क्या आर स्क्वायर, क्या Q1 बटे आर स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और सजा करके लिखें, F बराबर कितना लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर लिख लेते हैं, और Q1 गुना क्या, Q1 गुना Q2 बटे क्या होगा, आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल, मतलब बल निकल गया। तो हम कूलाम मतलब गॉस के नियम का मतलब उपयोग करके, हम गॉस के नियम को उपयोग करके हमने क्या किया, कूलाम के नियम को हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। गॉस के नियम का उपयोग करके हमने कूलाम का नियम प्रूव कर दिया। तो ये भी है ना, ये भी क्या होता है, ये भी इसका यूज होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया, ठीक है, 2017 में ये पूछा गया। बस ये भी काफी आसान है, आपको रिवीजन के द्वारा हमने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, मतलब बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। कॉपी में इसको लिखना है, कॉपी में उतारने के लिए आपको पीडीएफ पैनल से उतार लेना। अभी आप उतारोगे तो अभी उतार पाओगे, नहीं उतार पाओगे ना, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ना, फास्ट चल रहे हैं। तो इसको आप कॉपी में उतार लेना, किससे, कॉपी में उतार लेना, मतलब कि पीडीएफ पैनल से, ठीक है, पीडीएफ पैनल से उतार लेना। चलते हैं, हाँ पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। सर एक सॉन्ग सुना दीजिए, सर कोई सॉन्ग एक बार सुनते हैं तो याद हो, अच्छा हो जाता, बट क्वेश्चन आंसर याद क्यों नहीं होता। देखो देखो विश्वजीत, होता क्या है, सॉन्ग जब तुम सुनते हो ना, तो उस समय तुम खुले दिमाग से सुनते हो, क्या करते हो, खुले दिमाग से सुनते हो। और जब पढ़ाई करते हो ना, तो उसी दिमाग को प्रेशराइज्ड कर लेते हो, ठीक है, प्रेशराइज्ड कर लेते हो। तो प्रेशराइज्ड करके नहीं पढ़ना है, ठीक है, खुले दिमाग से, हड़बड़ाना नहीं है, मतलब डरना नहीं है। और वही सॉन्ग को याद कर लियो, ठीक है, याद है, लेकिन वही सॉन्ग को कहेंगे कि चलो तो गाओ, तो स्टेज पे, जाओगे, फिर हड़बड़ा जाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए याद होता है, लेकिन उसको क्या करना है कि अच्छे खुले दिमाग से उसको रिविजन करना है, ठीक है। सर लाल पीला हरा से कैसे बचे, अच्छा कैसे, अपने आप पे कंसंट्रेट लाओ, फालतू की चीजों में इंगेज ना रहो। पीडीएफ पैनल मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है, एप्लीकेशन में मिल जाता है, हम खुद देखे हैं, तो हम खुद अपलोड करवाते हैं। लाल पे अपने आप को मतलब कि फालतू की चीजों से बचे रहो, ठीक है, फालतू की चीजें बचे रहो। मुझे तो सॉन्ग भी याद नहीं होता है, होता है किसी किसी को नहीं होता है, तो मतलब प्रेशर के साथ नहीं करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे, आप लोग से इजाजत लेंगे कि फिर क्या मतलब कि क्वेश्चन को फिर कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। देखते हैं क्या क्वेश्चन बचता है मेरे पास, है ना। कहता है गॉस की प्रमेय को लिखें और इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार वाले पतले एक समान पतले रूप से तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना, तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो गॉस की प्रमेय हमको यहाँ पर लिखना है। गॉस की प्रमेय क्या कहता है, तो गॉस की प्रमेय आप जानते हो, वही निर्वात में रखे किसी ने, निर्वात में रखे, आप जानते हो निर्वात में या वायु में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, आवेश के क्या होता है, गुण क्यू का 1/ε गुना के बराबर होता है। या पढ़ चुका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, फाई इक्वल टू आप क्या लिखते हो, फाई इक्वल टू आप इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर कितना, सॉरी मतलब फाई, सॉरी तो विद्युत फ्लक्स हमने फॉर्मूला लिखा दिया। तो फाई इक्वल टू कितना, तो फाई इक्वल टू होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्या गॉस का प्रमेय, बहुत आसान है, इसको आप लिख लेना है, ठीक है, इसको लिख लेना। अब चलते हैं, अब क्या कहते हैं, मेन बात जो है इस डेरिवेशन में जो मेन पार्ट है, कहता है कि इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार वाले पतले एक समान रूप से आवेशित पतले तार के कारण क्या करना, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। चलो आ जाते हैं,
ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, हमें एक अनंत विस्तार वाले पतले एक समान रूप से आवेशित पतले तार के कारण क्या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो है, मेरे पास क्या है, एक एक्स वाई तार है, इसका एक्स वाई नाम हम रख देते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए भी कुछ भी रख सकते हैं, हम मान इसका नाम एक्स और वाई इसका नाम रखते हैं। तो मान लेते हैं एक्स वाई कोई पतला सीधा तार है, आवेशित पतला सीधा तार है, जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो लिखेंगे माना कि है ना, माना कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक क्या है, एक आवेशित क्या है, आवेशित पतला सीधा तार, आवेशित पतला सीधा तार है, आवेशित पतला क्या है, पतला सीधा तार है, पतला सीधा क्या है, सीधा तार है, पतला सीधा तार है ना, तार है जो एक समान रूप से क्या, जो एक समान रूप से आवेशित है ना, जिस पर हम कैसे, जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से क्या, क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, क्या है, वितरित मतलब फैला, ठीक है, वितरित है, ठीक है, वितरित है। अब बच्चों बात करते हैं क्या, अब जिसका आवेश घनत्व होगा, हम कहेंगे जिसका क्या होगा, जिसका रेखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, हम कहेंगे जिसका रेखिक आवेश घनत्व जिसका रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा, बताओ मुझे, इसका रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, क्या लिखेंगे, है ना, रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ, है ना, इसका रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ, इसका रेखिक आवेश घनत्व है ना क्या होगा, छोड़ दीजिए, बना लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन कर देते हैं, आप हाथ लगा दिए, इसको बना देते हैं, तो दो क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क भी देंगे, ठीक है, होमवर्क भी इसका देंगे, ठीक है। इसका रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा, बहुत अच्छा है ना, लेमडा होगा, बहुत अच्छा काम यह है ना, इसका क्या होगा, रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा, लेमडा होगा, क्या होगा, लेमडा होगा, है ना, लेमडा होगा, ठीक है, लेमडा है। अब बच्चों बात करते क्या है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझना बातों को, अब यहाँ समझना, यहाँ से दिमाग को सोचना है ना। अब इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई का मान निकालेंगे। तो ई का मान हम अगर निकालेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा गुरुजी, अगर हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स हमको क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल सकता है। अब वैद्युत फ्लक्स कब प्राप्त होगा, तो वैद्युत फ्लक्स तब प्राप्त होगा जब किसी मतलब क्षेत्रफल से किसी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत पास करेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो है, इसके तार के अगल बगल में हम एल लंबाई का एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। हम लिखते हैं यहां पर, है ना, लिखते हैं तार के चारों तरफ, लिखते हैं तार के चारों तरफ जो है, चारों तरफ क्या करते हैं, चारों तरफ एल लंबाई का क्या कहेंगे, एल लंबाई का एक, है ना, एल लंबाई का कोई, है ना, कोई बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींचते हैं, क्या कहते हैं, गौसीय पृष्ठ खींचते हैं। इसलिए गौसीय पृष्ठ खींचे हैं कि ताकि हमें यहां से वैद्युत फ्लक्स निकालना, क्या करना, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और वैद्युत फ्लक्स अगर निकल गया तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, आराम से हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं ना, आराम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब बच्चों करते क्या है, हम जो वैद्युत फ्लक्स मतलब कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इसको लिया है, मतलब गौसीय, आप देख सकते हो ये डॉटेड है, ये डॉटेड जो है, ये क्या है, तो यही एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ है, क्या है, बेलनाकार गौसीय पृष्ठ है। अब इस बेलनाकार गौसीय पृष्ठ है, समझना बातों को, बेलनाकार गौसीय पृष्ठ है, और यहां पर क्या है, यहां पर ये आवेशित है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब गुरुजी इसका वैद्युत क्षेत्र रेखा इससे पास होगा, क्या होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र रेखा पास होगा, मतलब इधर भी वैद्युत क्षेत्र रेखा, इधर भी, है ना, और मतलब कि गुरुजी यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा पास होगा। लेकिन मुझे वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करना है, तो वैद्युत फ्लक्स हमें तभी प्राप्त होगा जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगी, क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत। हम क्या करते हैं कि यहां पर हमको निकालना, सबसे पहले गौसीय पृष्ठ हमने खींचा है, हम गौसीय पृष्ठ के खींचने के बाद हम यहां पर लिखते हैं क्या, हम पृष्ठ से निकलने वाला क्या करेंगे, पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की ना निकालेंगे। तो हम यहां पर इस चीज को लेकर चलेंगे, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं कि मतलब कि जो तार है, तार के जो तार है, तार से आर दूरी पर, यहाँ पे एक दूरी हम ले लेते हैं, तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना। हम लिखते हैं यहाँ पर तार से आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है,
कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है, जहां क्या करना है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहां क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब है क्या समझना, अब जो r दूरी पर है, आर दूरी पर जो है, आर दूरी पर यहां पर क्या एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश है, यहां पर क्या है, आप देखोगे तो यहां पर आपको एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश मिलेगा ना, क्षेत्र एक छोटा सा पृष्ठ मिलेगा आपको, छोटा सा क्या मिलेगा, एक छोटा सा पृष्ठ मिलेगा, और इसी पृष्ठ पे हमको क्या करना, हमको यहां पर जो है मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर पृष्ठ के लंबवत गुजर जाता है तो हम आराम से यहां पर क्या करेंगे, आराम से हम लोग यहां से इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, आराम से हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर पाएंगे। इन्हीं बातों को यहां हम लिखते हैं, इन्हीं बातों को लिखते हैं कि बिंदु P पर क्या है, बिंदु P पर मान लेते हैं कि छोटा सा क्षेत्रफल सदिश है ना, मतलब अल्पांश क्षेत्रफल यहां बिंदु P पर, यहां लिखेंगे बिंदु P पर माना कि, यहां पर लिखते फिर से, माना कि बिंदु P पर क्या है, माना कि बिंदु P पर क्या है, बिंदु P पर ds क्षेत्रफल है, क्या है, ds क्षेत्रफल है, ds क्षेत्रफल है, ds क्षेत्रफल है। तब क्या होगा, तब कहेंगे गुरुजी, तब जो होगा ds क्षेत्रफल से, ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या करेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको निकलना है ना, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको यहाँ पर लिखना है ना, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लिखेंगे। अब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो गुरुजी हम लोग जानते हैं जो छोटा सा क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स हमको निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा मतलब कि डी फाई, कितना निकलेगा, डी फाई, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, जो गॉस के नियम से लिखेंगे, तो गॉस के नियम से क्या लिख सकते हैं, गॉस के नियम से, ठीक है, गॉस के नियम हम लोग क्या जानते हैं, जो फाई का जो वैल्यू होता है, फाई इक्वल टू क्या था गुरुजी, क्रॉस इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब डी फाई अगर मान करें, डी फाई मान कितना वेक्टर ई डॉट डी एस होगा, और इससे हम लोग अगर गॉस के नियम लगाते हैं क्यू बटे क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब अगर इन शॉर्ट हम लोग लिखें तो इन शॉर्ट हम लोग कितना लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट कट में लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो होगा वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वी डॉट डी एस, ये क्या होता है, ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। डी फाई का ही मान होता है ई डॉट डी एस, क्या होता है, डी फाई का ही मान क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। ये हमने निकाल लिया। अब एक बात आपको यहां पर लेकर चलना होगा, क्या लेकर चलना होगा, ये जो गॉसिय पृष्ठ है ना, ये जो गॉसिय पृष्ठ है, इस गॉसिय पृष्ठ में क्या हो गया, इस गॉसिय पृष्ठ के आप देखोगे तो टोटल 3 हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं ना, 3 हिस्से हैं, मतलब कि एक हिस्सा हम मान लेते हैं यहां पे मान लेते हैं, एक हिस्सा यहां मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, और एक हिस्सा हम यहां पे मान लेते हैं, कितना, एक हिस्सा हम यहां पे मानते हैं, 3 हिस्सा मानते हैं। अब यहां पर भी वैद्युत फ्लक्स को चेक करना है, क्या मुझे यहां पर वैद्युत फ्लक्स मिल रहा है, यहां पर वैद्युत फ्लक्स मिल रहा है, और इस पूरे वक्र पृष्ठ पर, इस पूरे वक्र पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र हमको मिल रहा है। कहने का मतलब क्या, ऊपर, बेलन के ऊपर, बेलन के नीचे और बेलन के चारों साइड में, है ना, चारों साइड में। तो हम यहां पर लिखते हैं, चूंकि बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ के कितने हैं ना, कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। यहां लिखते हैं चूंकि क्या है, चूंकि बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ का, गॉसिय पृष्ठ के क्या है, गॉसिय पृष्ठ के 3 भाग है, 3 भाग है, क्या है, 3 भाग है ना, 3 भाग है, 3 भाग है। तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे, तब सभी भागों, है ना, सभी भागों मतलब तीनों भागों, सभी भागों से निकलने वाला क्या करें, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ना, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो सभी भागों का वैद्युत फ्लक्स को निकाल कर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो अब क्या हो गया, भाग 1 का वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, भाग 2 का वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, भाग 3 का वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, मतलब सबका वैद्युत फ्लक्स हमको यहाँ पर लिखना होगा, है ना, सबका वैद्युत फ्लक्स हमको यहाँ पर लिखना होगा। क्या क्या लिखेंगे, भाग 1 का लिखेंगे, भाग 2 का लिखेंगे, भाग 3 का लिखेंगे। तो होगा क्या कि होगा, यहाँ पर लिखेंगे जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा ई डी एस ना, ई डी एस लिखेंगे यहाँ पर, जो समाकलन में हम लोग लिखेंगे, तो समाकलन लिखेंगे ई डॉट डी एस लिखते हैं, या ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो ई डॉट डी एस लिखते हैं, वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या, ये भाग 1 के लिए हो गया,
प्लस क्या होगा भाग 2 के लिए होगा ई डॉट डी एस होगा, मतलब वेक्टर ई डॉट क्या होगा वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर ये क्या होगा भाग 2 के लिए हो गया। फिर प्लस करते हैं वेक्टर है ना, क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं भाग 3 के लिए लिख करते हैं, यहाँ पर क्या होगा वेक्टर ई डॉट क्या वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर होगा बराबर क्या होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, क्या होगा क्यू बटे एप्सिलॉन। अब ई डी एस को क्या करते हैं, ई डी एस को हम लोग समाकलन में लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे मतलब ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे। ई डी एस क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा ये किसके लिए होगा, ये भाग 1 के लिए होगा। प्लस क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं, और ये इसका क्या होगा ई डी एस कॉस थीटा ये होगा भाग 2 होगा। फिर प्लस लिखते हैं यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा ये क्या गया भाग 3 के लिए हो गया, भाग 3 के लिए बराबर यहाँ पर क्या क्यू बटे एप्सिलॉन नोट हमको लिखा। अब आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपसे पूछते हैं कि जो भाग 1 और भाग 2 है, भाग 1 और भाग 2 है, इसमें जो क्षेत्रफल सदिश, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो गुरुजी क्षेत्रफल सदिश तो पृष्ठ के लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल सदिश तो ये इधर हो गया आपका, अच्छा कलर चेंज करने दो, क्षेत्रफल सदिश तो ये हो गया भाग 1 में, देखो भाग 1 में क्षेत्रफल सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, भाग 2 में भी देखो क्षेत्रफल सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, तो भाग 1 और भाग 2 में थीटा का मान कितना होगा बताओ, तो भाग 1 और भाग 2 के लिए थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान गुरुजी 90 डिग्री होगा। लेकिन भाग 3 में आप देखना कि जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उधर क्षेत्रफल सदिश है, उसका मतलब यहाँ थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा, कितना होगा 0 डिग्री होगा। इन्हीं बातों को यहाँ पर लिखते हैं ना, इन्हीं बातों को यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन भाग 1 तथा भाग 2 के लिए यहाँ लिखते हैं लेकिन लिखते हैं लेकिन भाग 1 तथा 2 में है ना, भाग 1 तथा 2 में क्या है, 2 में गुरुजी थीटा बराबर कितना 90 डिग्री है ना, थीटा मान कितना है, थीटा मान 90 डिग्री तथा क्या कहेंगे, तथा भाग 3 में क्या कहेंगे, भाग 3 में जो है, भाग 3 में कितना कहेंगे, भाग 3 में थीटा मान कितना, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री है ना। ये बात आपको समझना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भाग 1 और भाग 2 में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक दूसरे के लंबवत है भाग 1 और भाग 2 में, और भाग 3 में जो जिधर क्षेत्रफल सदिश है उधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों एक ही तरफ है, तो थीटा का मान कितना 0 डिग्री होगा, और जब लंबवत होगा तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। तब इस इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, तब क्या होगा, तब हम लोग लिखेंगे जो ई डी एस कॉस थीटा क्लोज समाकलन 1 भाग 1 के लिए ई डी एस लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, ई डी एस लिखते हैं, कॉस कितना लिखेंगे, कॉस यहाँ पर 90 डिग्री भाग 1 के लिए 90 होगा। फिर प्लस क्या होगा, प्लस समाकलन होगा ई डी एस कॉस थीटा, क्या लिखेंगे ई डी एस कॉस कितना लिखेंगे, भाग 2 के लिए भी कितना होगा कॉस 90 डिग्री होगा। लेकिन ये क्या हो गया भाग 2 के लिए हो गया, भाग 3 के लिए कितना होगा, तो ई डी एस क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस लिखेंगे, ई डी एस कॉस यहाँ पर कितना होगा 0 डिग्री होगा, बाकी क्या, बाकी क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, क्या क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। अब कॉस 90 का मान कितना होता है बताओ, कॉस 90 का मान कितना होता है बताओ, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो भाग 1 और भाग 2 क्या होगा टोटल 0 होगा, मतलब 0 प्लस 0, 0 प्लस क्या होगा 0। भाग 3 में क्या होगा, गुरुजी कॉस 90 है, कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ क्या ई डी एस बचे, क्या बचेगा ई डी एस बराबर क्या हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, क्या बचेगा क्यू बटे एप्सिलॉन। ये कौन सा, ये भाग 3 के लिए, क्या भाग 3 के लिए। अब करते क्या है कि ये जो मतलब ई तो कांस्टेंट है बाहर निकल के आएगा, तो बचेगा क्या, समाकलन में बचेगा गुरुजी, सिर्फ समाकलन में बचेगा। समाकलन में आपका क्या बचेगा, तो सिर्फ समाकलन में जो बचेगा, समाकलन में क्या बचेगा, समाकलन में सिर्फ बचेगा डी एस, क्या बचेगा समाकलन में, क्या बचेगा डी एस बचेगा। डी एस क्या हो गया, तो वो छोटा सा हिस्सा हो गया, समाकलन में क्या बच गया, तो समाकलन में सिर्फ बच गया डी एस, ठीक है डी एस बच गया बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नोट हो गया। अब डी एस क्या है, डीएस क्या मुझे बताओ है ना, डीएस क्या है, तो गुरुजी डीएस जो है इस बेलन मतलब बेलनाकार वक्र पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा है, क्या छोटा सा हिस्सा है, क्या है छोटा सा हिस्सा है। और डीएस का समाकलन करेंगे तो मतलब इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अब इसकी त्रिज्या आर है, इसकी लंबाई एल है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर एल क्या होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर जो डीएस का मान हम लोग लिखेंगे, डीएस का मान कितना निकलेगा, तो कहेंगे डीएस जो होगा समाकलन डीएस का जो मान होगा, समाकलन डीएस जब करेंगे इसका मान कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या कहेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
बताओ मुझे। तो गुरुजी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2πr l। क्या होता है 2π, अगर इसकी 2π, इसकी त्रिज्या r और लंबाई l है। इसका मतलब जहां लिखा हुआ ds है, तब जहां ds लिखा हुआ है, जहां ds लिखा हुआ है वहां किसको लिखेंगे 2πr l को लिखेंगे। तो मतलब e गुना क्या रखेंगे, e गुना 2πr l। 2πr l बराबर क्या हो गया, बराबर यहाँ पर q बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर q बटे एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं। क्या लिखते q बटे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब करते कि ये तो मतलब गुना में इसको भागा में भेजेंगे, भागा में भेजेंगे तो q बटे क्या, q बटे गुरुजी मतलब q बटे क्या 2πr l यहाँ पर आप भेज दो और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भेज दो। लेकिन एक बात हम और जानते हैं, हम यहाँ पर भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं जो रेखिक आवेश घनत्व होता है हम लोग लेमडा कहते हैं। लेमडा का मान कितना होता है, तो गुरुजी लेमडा आप जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब कि जो इसका मान होता है q बराबर क्या होता है, तो लेमडा मतलब कि ये लेमडा इक्वल टू क्या होता है गुरुजी q अपन l होता है। क्या होता है q अपन l होता है। और अगर हम लोग q का मान निकालें तो q का मान कितना निकले, मतलब लेमडा l, कितना लेमडा l निकलेगा। जहां हमें q लिखा हुआ है, जहां q लिखा हुआ है वहां क्या कहते हैं लेमडा l लिखते हैं। तो यहाँ पर लेमडा l बट्टे क्या होगा 2πr l इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। आप यहाँ से देखो कि ये l और l क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, l और l क्या हो गया, l और l क्या होगा, कट गया। तो बचा यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, हमको यहाँ पर e का मान कितना, e का मान हमको निकला लेमडा बट्टे कितना निकला 2π है ना, 2π एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखते हैं, आर को बाद में लिखते हैं। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ई का मान कितना लिखेंगे, ई का मान हम लोग लिखेंगे मतलब कि 1/2π को इधर लिख लेते, 2π एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख देते हैं, 1/2π एप्सिलॉन नॉट को हम इधर लिखते हैं, बाकी इधर क्या लिखते हैं, बाकी हम लोग लेमडा बट्टे आर क्या लिखते हैं, लेमडा बट्टे आर लिखते हैं। तो ये मान हमको यहाँ पर क्या हो गया, ये मान हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब ये क्या हो गया, अनंत लंबाई के आवेशित पतले सीधे तारकन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ करना था, और हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ हमने कर दिया ना, हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ हमने कर दिया है, प्रूफ हमने कर दिया। बहुत आसान है, हल्का सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से बना सकते हो। तो चलो हमने कितना किया, हमने आपको आज जो है टोटल कितना, इसमें टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन कितना हो गया, मतलब 6 3 9 हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग में आज ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन था, तो खैर कोई नहीं। अब आपको क्या करना है, अब जो है अब आपको अच्छा मतलब कि 6 हो गया, 7 8 ठीक है, 8 और 9 मतलब 9वां भी बना दिए। अब आपका यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां और 11वां आपको हम होमवर्क पे छोड़ते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, इतना आप लोग होमवर्क बना लेना, ठीक है, होमवर्क बना लोगे, छोड़ देंगे बना दें, हाँ मुश्किलें से कदर उलझा न करे हमसे, हर हाल में है ना, हर हाल में मुझे है ना जीने का हुनर आता है, बहुत अच्छी बातें हैं। सर जी 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 से गुना कर देते हैं, 2 से आप गुना भी कर सकते हो, अंश तथा हर में 2 से गुना कर देते हैं, चलो वो भी होगा, अंश तथा हर में, क्योंकि वह आपका मतलब कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगा। अंश तथा क्या कहता है, अंश तथा हर में क्या कहता है, हर में 2 से ना 2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करेंगे तो ये अच्छी बात है, गुना करेंगे तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू बनाने में आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसको ई का ई लिखते हैं, और क्या है मतलब 1/2π एप्सिलॉन नॉट है, लेमडा बट्टे क्या है, लेमडा बट्टे आर है, लेमडा बट्टे आर है। इस लेमडा बट्टे आर ऊपर में भी 2 से गुना कर दो, नीचे में भी 2 से गुना कर दो, अंश और हर में समान संख्या से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, मतलब कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, और 2 लेमडा बट्टे क्या, 2 लेमडा बट्टे आर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बना दें कि आप लोग के लिए छोड़ दें, बताओ मुझे, है ना, है ना, ओके सर बना लेंगे, है ना, हमें लगता है कि बना लेना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन फिर कभी न कभी हम करा ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको ना ये एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्या है भाई, देख लो क्वेश्चन क्या है, बताते हैं आपको, हिंट्स कर देते हैं। 9 नंबर कहते हैं स्थिर वैद्युत के गॉस प्रमेय को लिखें, गॉस प्रमेय को लिखना वही बात है, ये बात आपको लिखा हुआ ही है, और इसका उपयोग करके समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो समतल चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हो, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स आपको निकाला, निर्वात में स्थित किसी बिंदु पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, फाई का मान क्या होता है, वो q बटे एप्सिलॉन नॉट, और मतलब फाई का जो वैल्यू होता है, फाई ई का वैल्यू कितना होता है, तो वो गुरुजी q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम निकाल सकते हैं। अब करना क्या है, अब हमको क्या करना है, एक आवेश मतलब गॉस का, अच्छा यहाँ पर फिर क्या आता है, गॉस की स्थिर गॉस के प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और ज्यादा मतलब क्या करना है, यहाँ पर गॉस के प्रमेय को लिखना है और गॉस के प्रमेय को प्रमाणित भी करना है। तो प्रमाणित हम पहले कर चुके हैं ना, हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में प्रमाणित कर चुके हैं। कहाँ गया प्रमाणित, गॉस के नियम को प्रमाणित हमने किया था, गॉस के नियम को प्रमाणित हमने कहाँ किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसे प्रमाणित कर दिया ना, इसे हम क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रश्न संख्या 7 में प्रमाणित कर चुके हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न 7 में है ना, 7 में
साथ में, है ना, साथ में प्रमाणित कर चुके हैं, ठीक है, प्रमाणित कर चुके हैं, प्रमाणित कर चुके हैं। तो वहां से इसको आप हिंट्स ले लेना, ठीक है, प्रमाणित कर चुके हैं, ये तो आपको वहां से बन जाएगा, ठीक है, ये तो वहां से बन ही जाएगा। और फिर क्या कहता है, आवेशित समतल निकट के कारण बिंदु, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना कोशिश करना। और अगर नहीं बनेगा तो हम फिर कभी न कभी आपको क्वेश्चन जरूर करवाएंगे, आते फिर मतलब वन शॉट रिविजन देंगे तो वहां पर भी करवा ही देंगे। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत में गॉस के प्रमेय को लिखी। तो कई बार वही बात है, प्रमेय का प्रयोग करके एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बहुत आसान है, मतलब खाली आपको क्या करना है, खाली जो है मतलब कि कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और पृष्ठ पर और अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता ही होता है। आप इसको आराम से बना सकते हो। यहाँ पर आपको फिगर भी हम दिए हुए हैं, इस फिगर का यूज करके इस पे आप बना सकते हो, हेल्प लेकर के आप यहाँ से बना सकते हो। तो आई होप कि इसको आप बना लोगे, ठीक है, क्योंकि है ना, क्योंकि पहले भी पढ़ा चुके हैं और फिर कभी पढ़ा ही देंगे। तो होमवर्क पे तीनों क्वेश्चन आप लोग बना लेना, ठीक है, बना लेंगे ना। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, हाँ पढ़ा तो दिए ही सब ना, तो बना लेंगे ना। अब आपको आइडिया आ गया होगा, इतना क्वेश्चन हम करवाए हैं तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि गुरुजी है ना, कि अब हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हमने आपको बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर, बहुत सारा मतलब 9 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया लॉन्ग में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुजी चलो, मतलब अब हम लोग को समझ में आ गया हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। बना लेंगे ना सर? आपकी शादी में टाइम लगेगा, हाँ टाइम तो लगेगा, अभी और भी टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की जरूरत होती है। बहुत अच्छा देवानंद, है ना, बहुत अच्छी। एक बार आप जो जितने भी बच्चे एक बार दिल बना के भेजो, गुरुजी यस सर ना, पढ़ा दिए सर आप, हम बिल्कुल हम पढ़ा ही दिए, हम सब पढ़ा चुके हैं। एक बार दिल बना के भेजो, यस सर गुरुजी हम बना लेंगे। एक बार जल्दी जल्दी बताओ, हम ताकि देखना चाहते हैं क्या मेरे बच्चे में वो ऊर्जा जुनून है कि नहीं, ऊर्जा जुनून है कि नहीं, बना पाएगा कि नहीं बनेगा, हम देखना चाहते हैं ना। हमने जो पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में से बना सकते हो, नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे क्या? अरे बना लेगा भाई, नहीं बना पाओगे, पढ़ा चुके हैं, एप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं, डीओसी का जलवा है। अरे पीटर भेज रहा दूध पीने वाला, रे मारेंगे ना तुमको हम। लव यू गुरु जी बना लेंगे, है ना, बहुत अच्छा, लव यू गुरु जी, बहुत अच्छा, बना लेना, ठीक है। और हाँ, कल आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, तैयार रहना, ठीक है, चैप्टर 2 में एकदम शुरू से एकदम बेसिक से। और फिर क्या है कि आपका टेस्ट का हो वो आप लोग तैयार रहना, है ना, इतना और इतना। और इतना बात जो है आपको हमने दिया, होमवर्क दिया है, 2 क्वेश्चन को होमवर्क दिए हैं, और आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना, इतना आज करके रेडी रहो, और फिर कल की तैयारी हम लोग करेंगे कल। तो आई होप बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे सर, बहुत थैंक यू, है ना स्वानी, बहुत अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हमें इजाजत दीजिए। बहुत 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 मजा आता है कि भाई जब आप लोग पढ़ते हो ना, जब आप लोग पढ़ते हो तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है ना। तो फील होता है कि ना फिजिक्स का किंग आप लोग हो ना, फिजिक्स का किंग आप लोग, क्योंकि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में डर खत्म करना मेरा काम है। और आपका डर खत्म हो गया, आप राजा बन के साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। क्या आप बताओ, फिजिक्स में साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल गुरुजी, गर्दा उड़ा देंगे। बस इसी सिलसिला के साथ हम लोग तो पढ़ाते रहिए ना। एक बार आज जल्दी बोलो, हाँ टेस्ट फ्री है, टेस्ट फ्री है, टेस्ट फ्री है ना। एक बार कहो यस गुरुजी, इसी मतलब हौसला के साथ पढ़ाते रहिए, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आपको हम बोर्ड ऑफिस में मिलेंगे, है ना, बोर्ड ऑफिस में मिलेंगे। बना लेना अंबिका, बना लेना भाई। अगर नहीं बनेगा तो आप जाकर के एप्लीकेशन में एक बार हिंट्स ले लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। आप फिर भी वन शॉट करवाएंगे तो वहां पर पढ़ा ही देंगे, जरूर पढ़ा देंगे, वहां जरूर पढ़ा देंगे। यस गुरु सी यू टुमारो, ओके, है ना, ओके, लव यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छा नीतीश कुमार, बहुत अच्छा, बाय बाय। तो मिलते हैं सर, कमेंट में कुछ अलग ही चल रहा है, अरे चलाने दो, जो सर चला रहा है चलाने दो। पढ़ने वाला बच्चा मेरा पढ़ता है ना, पढ़ने, वो कोई बाहर का बच्चा होता तो वो नहीं पढ़ता, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या क्या कमेंट तुम लोग करते हो, ये सब गलत बात है, गंदी बात है ना, पीटर भेजते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भविष्य के राजा, भविष्य के राजा आप लोग हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बताना क्लास कैसा लगा। जो बच्चे लास्ट में आएंगे जरूर 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 क्लास को लाइक करना, ठीक है, लाइक करना। और जरूर 2 बातें लिखना कि मेरा मेहनत आपको कैसा लगता है, मेरे मेहनत से आपको कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हम देखेंगे भाई मेरे मेहनत से मेहनत नहीं तो हम बेकार मेहनत क्यों करें। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, है ना, बाय बाय, है ना। अमरजीत कुमार, बहुत अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यस सर, डर खत्म हो गया, बहुत अच्छा ना, डर खत्म हो गया, ओके बाय 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 बाय। पढ़िए लिखिए मस्ती में, आगे बढ़िए बस्ती में, इतना बढ़िया आगे में बस्ती में कि पड़ोसी भी क्या करेगा, पड़ोसी भी जल मरे, देख पड़ोसी जल मरे, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, देख पड़ोसी
जल मरे। पड़ोसी भी कहेगा भाई क्या बात है, कहाँ तुम धर ली हो पढ़ाई और कौन टीचर तुमको मिल गए हैं, तुम्हें मतलब कि अब तो लगता है कि कुछ अलग ही लेवल के बात तुम सोच रहे हो, अलग ही लेवल कर लोगे। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में बड़ों को आदर कीजिए, छोटों के प्यार कीजिए ना, गुरु जी की बातों को मानिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक मेहनत कीजिए, नकारात्मक चीज़ से बचिए, जो आपको डिमोटिवेटेड करता है उस लोगों से ब्लॉक कीजिए, उसको हटाइए अपनी ज़िंदगी से, और जो आपको मेहनत में कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलता है उनके अनुसरण कीजिए, उनकी बातों को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। हाँ, क्वेश्चन बना लेना भाई, दृष्टि यादव बना लेना, बाय सर, बहुत अच्छा बना लेना दृष्टि, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। तो विशाल है, प्रीतम है, सुधा है, अंकिता है, अमरजीत है, मुझे तो छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, राधा है, अनिल है, साक्षी है, विश्वजीत है, ठीक है, और भी मतलब कि ग्रीस राज है, क्या नाम है, राजा जैसे कुछ है भाई, आप लोग का नाम इतना खतरनाक खतरनाक रहता ना। अंकिता कुमारी है, बहुत अच्छा है ना, मिश क्वीन है, अमरजीत है, बहुत अच्छा बच्चा है, तो आप सभी हैं। और ये नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, निरंजन है, नीरज है, रोशन है, शनु है, कुंदन है, करण है, निशा है ना, पनीर है, संजीवनी है, राकेश है, उज्जवल तिवारी है, चल क्या उज्जवल जो भी है, निशा है, पुष्कर है, राम ठाकुर, भरत, रितिका, जितेंद्र, अफसाना, सुधीर, करण, सोनिया, प्रियंका, आकाश, स्टडी चार, ऋतिक, धीरज, निशा, अमरजीत, अखिलेश, कुमारी, मीनाक्षी, मुस्कान, क्या दीपांशु जाटव, अजय, कार्तिक, रंजन, विष्णु, तनु, ड्रीम, या कोई यादव जी भी है ना, दीपक यादव, चले, विराट, विकी, कितना मजा आ रहा है आप लोग का नाम पढ़ने में ना, आप लोग को सुनने में मजा आ रहा है। चलो हम पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, सुधीर है ना, आशुतोष, रीना, अंकाते, ब्यूटी, भक्त सर, बंद कीजिए बंद कीजिए सर। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छा, आप लोग का नाम पढ़कर मुझे बड़ा सुकून लगा, कम से कम कभी कभी नाम पढ़ देना चाहिए। तो लव यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय 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 बाय, लव यू बच्चों।